अध्याय 1 मेरा पूरा परिवार खलनायक है। डॉक्टर, कृपया आकर देखिए, मेरी पत्नी को हर दिन उल्टियाँ आती हैं, खासकर जब वह मुझे देखती है तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। क्या हो रहा है? तीसरे मास्टर चेन, आपकी पत्नी गर्भवती है। वास्तव में, हे, मैं चेन त्यानलियांग को अंततः एक उत्तराधिकारी मिल गया। चेन जेड के कानों में बातचीत की आवाज़ें आती जाती रहीं। घबराए हुए चेन जी ने रजाई को एक तरफ धकेलना चाहा ताकि देख सके कि कौन सा बेशर्म आदमी सोने के बजाय आधी रात में हंस रहा था। उसने धक्का दिया, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका। ये नर्म और मुलायम महसूस हुआ। चेन जी ने भौहें चढ़ाईं और अपनी बुरी किस्मत पर विश्वास न करते हुए उसने एक जोरदार लात मारी। आउच! इस छोटे बदमाश ने मुझे लात मारी। एक महिला की दर्द से चीखने की आवाज़ तुरंत चेन जेड के कानों में पड़ी। इसके तुरंत बाद वह हे हंसी फिर से सुनाई दी। हे, जैसी कि मेरे बच्चे से उम्मीद थी, गर्भ में रहते हुए लोगों को लात मारना। चलो, सब लोग बाहर जाओ, मेरे बच्चे के आराम में खलल मत डालो। कदमों की सरसराहट और दरवाज़ा बंद होने की चरमराहट की आवाज़ के साथ चेन जेड के कानों के आसपास की दुनिया शांत हो गई। बच्चा गर्भ में। चेन जी स्तब्ध रह गया, उसका मुंह धीरे धीरे चौड़ा हो गया और उसके दिमाग में एक भयानक विचार उभरने लगा। ये हो सकता है, क्या मैं गर्भ में स्थानांतरित हो गया, या फिर मेरा गर्भ में पुनर्जन्म हुआ था? अगले ही पल चेन जी को उसका जवाब मिल गया। दो कोमल हाथों ने उसके घर को हल्के से सहलाया और एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। छोटे बदमाश, तुम्हारी माँ बस यही उम्मीद करती है कि तुम स्वस्थ और सुरक्षित पैदा हो। जहाँ तक तुम्हारी साधना प्रतिभा का सवाल है, क्या तुम हमारे दीर्घायु परिवार को पुनर्जीवित कर पाओगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन जी ने जल्दी से उस वाक्य में मुख्य शब्दों को पहचान लिया। प्रतिभा का विकास, दीर्घायु परिवार, हाँ, ये निश्चित रूप से एक स्थानांतरण है। इसके अलावा, क्या यह एक काल्पनिक दुनिया है जहाँ कोई खेती कर सकता है? चेन जी तुरंत प्रसन्न हो गए। आखिरकार, अपने पिछले जीवन में वेब उपन्यासों के एक समर्पित पाठक होने के नाते, कौन ऐसा होगा जो दीर्घायु की खेती और तलाश का सपना नहीं देखेगा? और इसके अलावा, दीर्घायु परिवार, ये सुनो। ये सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा जन्म कुछ भी साधारण नहीं है। हालांकि, इससे पहले कि चेन जी पूरी तरह से आनंद ले पाता, उसे कुछ समझ में आया और उसका मुंह, जो बंद हो गया था, धीरे धीरे फिर से खुल गया और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। जरा ठहरिए, दीर्घायु परिवार चेन परिवार, हे, तीसरे मास्टर चेन त्यानलियांग की हंसी। मुझे एक तरफ धकेलो। क्या ये ग्रेट कल्टीवेशन गेम का खलनायक परिवार नहीं है? ये साधना खेल चेन जी ने अपने पिछले जीवन में 10 से अधिक बार खेला था और इसके पात्रों और कहानी से बेहद परिचित था। उनमें से चेन त्यानलियांग का बेटा चेन झीक्सिंग प्रारंभिक चरण में एक प्रमुख खलनायक एनपीसी है। उन्हें ये किरदार बहुत अच्छी तरह याद है। ये वह पात्र था जिसने आरंभिक अवस्था में ईर्ष्या के कारण नायक को अपमानित किया था, जिसके कारण नायक ने उसे मार डाला और उसके खजाने को लूट लिया, जिससे नायक स्वयं भी शक्तिशाली हो गया। ये ग्रेट कल्टीवेशन गेम की मुख्य कहानी की शुरुआत है। जहाँ तक बाद के कथानक की बात है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि घिसी पिटी बातें हैं, जिसमें चेन परिवार लगातार नायक का पीछा करता है और मूलतः गर्मजोशी से उसे अपना सिर सौंप देता है। ये गीत के बोलों पर पूरी तरह से फिट बैठता है। बंदूकों या तोपों के बिना दुश्मन उन्हें हमारे लिए बनाता है। अंतिम घिसी पिटी कहानी में नायक तेजी से आगे बढ़ता है, रास्ते में हरम इकट्ठा करता है, निर्णायक रूप से पलटवार करता है और अंततः चेन परिवार के गढ़ को ध्वस्त कर देता है। खेल में चेन त्यानलियांग का केवल एक बेटा था, तो इसका मतलब है वह दुर्भाग्यपूर्ण तोप का चारा जिससे कहानी शुरू हुई। क्या मैं हूँ? चेन जी का सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था। जब उन्होंने पहले ये गेम खेला था तो उन्हें नायक के साथ अपनी पहचान महसूस हुई थी और यह बहुत अच्छा लगा था। और अब उसकी पहचान उस असहाय खलनायक तोप के चारे में बदल गई है। वह केवल ये भावना कहना चाहता था, परिवार, कौन समझ सकता है? क्या करें? चेन जी ने कोई रास्ता निकालने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जब कथानक नायक को अपमानित करने के बिंदु पर पहुंच जाता है, तो क्या उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और उसे अपमानित नहीं करना चाहिए? जल्द ही चेन जी ने अपना सिर हिलाया। असंभव। ग्रेट कल्टीवेशन गेम में कुल 9 मुख्य कहानियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंत पूरी तरह से अलग है। लेकिन प्रत्येक कहानी की शुरुआत सार्वभौमिक रूप से एक ही है। कहानी की शुरुआत में नायक चेन झीक्सिंग को मारता है। कुछ अंत में चेन परिवार का नायक के साथ मेल मिलाप भी होता है, लेकिन किसी में भी चेन झीक्सिंग जीवित नहीं बचता है। सीधे शब्दों में कहें, चेन परिवार जीवित रह सकता है, लेकिन चेन झीक्सिंग को धोना होगा। ये सचमुच अपमानजनक है। यह अपमानजनक से भी अधिक मूर्खता की हद तक है। चेन जी ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, सामने झूलती हुई गर्भनाल को झटक दिया और हताशा में अपने माथे पर चुटकी काटी। तो फिर साधना करो और मजबूत बनो, ताकि जब तुम नायक से मिलो तो तुम्हारी साधना उससे कहीं अधिक हो, जिससे तुम उसे शीघ्रता से दबा सको।
चेन जी ने बी प्लान की योजना बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने आधा सोचा, उसने फिर निराशा में अपना सिर हिलाया। खेल में चेन झीक्सिंग एक खेती बग है जिसमें खेती की समझ बेहद कमजोर है। साधना के सभी मामलों में ये गलत विषयों को संबोधित करने जैसा था, पूरी तरह से अज्ञानतापूर्ण। इसके विपरीत जब बात आनंद और व्यभिचार की आती थी तो वह महारथी थे। बिना किसी गुरु के स्वशिक्षित, समय के साथ निपुणता प्राप्त करते हुए पूर्णता के शिखर तक पहुंचने वाली उन्मुक्त कलाएं। चेन जेड के पिछले जीवन में कई खिलाड़ियों ने भी मजाकिया तौर पर घोषणा की थी, अगर मैं चेन जीक्सिंग के रूप में पैदा नहीं हुआ होता तो दुराचार के रास्ते अनंत रात में डूब जाते। स्थानांतरण एक बात है, लेकिन ऐसे चरित्र के रूप में क्यों? चेन जी ने कमजोरी से अपने हाथ नीचे कर लिए। इस आदमी की व्यवस्था को एक शब्द में संक्षेपित किया जा सकता है, जबरदस्त। जब चेन जी चिंतित था तो उसने अचानक महसूस किया कि उसका छोटा सा घर तंग हो गया है। तभी उसे अपनी माँ की बुदबुदाती हुई आवाज़ सुनाई दी। युचरण और नक्षत्र, आदेश और नेत्र तकनीक, ताओ के महान अनिवार्य तत्व, मूल सिद्धांत। मूल को गले लगाओ और एक की ओर लौटो, सच्चे हृदय को समझो। स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची ऊर्जाओं को अवशोषित करें, आदिम में परिवर्तित हो जाएं। डॉट 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 डॉट। क्या ये चेन परिवार की दीर्घायु तकनीक, आदिम शास्त्र है? चेन जी ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। प्राइमोडियल स्क्रिप्चर पूरे खेल में कुछ दीर्घायु तकनीकों में से एक है, और इसे विकसित करने से व्यक्ति को एक प्राइमोडियल ट्रू फोर्स विकसित करने की अनुमति मिलती है, जिससे वह उसी क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली बन जाता है। खेल में नायक आदिम शास्त्र की साधना करने के बाद उसी क्षेत्र में अजेय हो जाता है, यहाँ तक कि ऊपरी क्षेत्र के विरुद्ध भी रुख मोड़ देता है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव वाले बच्चे चेन झीक्सिंग में इस तकनीक में निपुणता प्राप्त करने की समझ का स्पष्ट अभाव था। न तो वह इसे लेगा और न ही मैं। चेन जी ने निराशा में अपना सिर हिलाया और अब कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने उसे जाने दिया। अंतिम रेखा पर पहुंचने के बजाय क्यों न शुरुआती रेखा पर ही हार मान ली जाए, जिससे कम से कम एक दौड़ तो बच जाए। डिंग, आपके लिए अधिकतम स्तर की प्रतिभा का बेतरतीब ढंग से चयन। डिंग, आपने अधिकतम स्तर की स्वर्ग विरोधी समझ बना ली है। अचानक एक ठंडी अधिसूचना सुनाई दी। चेन जी का उत्साह तुरंत बढ़ गया। इससे पहले कि कोई भावनाएं सतह पर आ सकें, आपने स्वर्ग विरोधी समझ के अंतर्गत संपूर्ण आदि शास्त्र सुना। आपने एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक, अंतर्निहित आदि ताओ शास्त्र का अनुमान लगाया और उसे प्राप्त किया। जन्मजात आदिम ताओ शास्त्र, भ्रूण अवस्था में साधना करने से मुख्य अस्थि गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जन्मजात कमियों की भरपाई होती है, जन्मजात आदिम ताओ शरीर प्राप्त होता है, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग होता है। जन्मजात आदिम ताओ शरीर। चेन जी थोड़ा चौंक गया, फिर धीरे धीरे उसके दिल में मुस्कुराहट आने लगी। इसे क्या कहते हैं? इसे एक बार आप हार मान लेते हैं तो सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है, जैसा ब्रह्मांड का नियम कहा जाता है। अध्याय 2। सच कहूं तो लोगों पर आपकी नज़र बहुत अच्छी है। इसके बाद चेन जी ने जन्मजात आदिम ताओ शास्त्र का पालन और अभ्यास करना शुरू किया। उसने अभी एक चक्र पूरा ही किया था कि उसे गहरी थकान महसूस होने लगी। भ्रूण की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बहुत कमज़ोर है। चेन जी अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। डॉट 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 डॉट। पलक झपकते में 1 महीना बीत गया। इस महीने के दौरान चेन जी ज्यादातर नींद में ही रहता था। कभी कभी जब वह जागता था तो वह सहज आदिम ताओ शास्त्र का अभ्यास करने लगता था। पूर्ण स्तरीय समझ के साथ चेन जी की साधना की गति लगभग दैनिक परिवर्तनों के साथ तेजी से आगे बढ़ी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस शरीर की जन्मजात कमियां धीरे धीरे दूर हो रही थीं। मूल रूप से अवरुद्ध मेरिडियन स्वाभाविक रूप से अभ्यास के माध्यम से एक एक करके खुल गए और सहज आदिम ताओ शरीर की ओर बढ़ गए। इन शिरोबिंदुओं का अवरोध भविष्य की साधना की गति को दर्शाता है। जितनी अधिक रुकावटें होंगी, साधना की गति उतनी ही धीमी होगी। खेल में दुर्भाग्यपूर्ण खलनायक चेन झीक्सिंग की धीमी साधना गति, जिसके कारण अंततः उसे पूरी तरह से अभ्यास करना छोड़ना पड़ा, आंशिक रूप से बहुत अधिक अवरुद्ध मेरिडियन के कारण थी। अवरुद्ध आधे मेरिडियन खुल चुके हैं। अधिक से अधिक उन सभी को खोलने और एक सच्चा जन्मजात आदिम ताओ शरीर प्राप्त करने में 3 महीने और लगेंगे। चेन जी ने चुपचाप अपने आप से सोचा। इस महीने के दौरान उन्होंने न केवल एक ठोस नींव रखी, बल्कि जन्मजात आदिम ताओ शास्त्र का अभ्यास करने के कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति में भी काफ़ी वृद्धि हुई। इससे पहले वह दिन के 24 घंटों में से लगभग 23 घंटे सोते रहते थे, लेकिन अब स्थिति अलग है। वह दिन में लगभग 3 घंटे तक जाग सकता है। खेती जारी रखो, चेन जी ने चुपचाप अपने आप से सोचा। एक दुर्भाग्यपूर्ण खलनायक चरित्र के रूप में उसे हर पल का पूरा लाभ उठाना होगा। बस इसी क्षण। प्रिय, हमने काफ़ी समय से ऐसा नहीं किया है। कौन सा? वह बस की। क्या यह अनुचित नहीं है? इसमें अनुचित क्या है? मैंने डॉक्टर से पूछा। जब तक यह 1 महीने के बाद हो और बच्चा अंदर स्थिर हो, तब तक ये बिल्कुल ठीक है।
तो फिर मैं अपने पति को निर्णय लेने दूंगी। अचानक चेन जेड के कान में बातचीत की रुक रुक कर आती आवाज पड़ी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन जी को तुरंत अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या आप मेरी सहमति के बिना मेरे निजी आवास में घुसने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही कोई खुरदुरा हाथ उसके पास आया, उसने अपने घर को थोड़ा पीछे की ओर झुकता हुआ महसूस किया। चेन जी ने जल्दी से अपने छोटे हाथों को ऊपर उठाया और तेजी से अपने पेट पर सैन्य मुक्केबाजी की चालें चलाईं। मोमबत्ती से रोशन एक छोटे से कमरे में यंग शुआंगशुंग ने आश्चर्य से अपने बढ़ते और गिरते पेट को देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या बच्चे के साथ क्या हो रहा है? चेन तियानलियांग भी अचंभित रह गया, फिर हंसा। हा, बच्चा मेरा स्वागत कर रहा होगा। ऐसा कहकर चेन तियानलियांग ने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से पेट थपथपाया और हंसते हुए कहा, बच्चे परेशानी मत करो। मेरे जाने के बाद पिताजी तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और लोहे की कुल्हाड़ी की कहानी सुनाएंगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। उस थप्पड़ से चेन जी को चक्कर आने लगा। वह आगे पीछे लुढ़कने लगा और एमनियोटिक द्रव हिलने लगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे जिंदा बाहर मत आने देना। दांत पीसते हुए चेन जी ने आज के थप्पड़ को अपनी छोटी सी मानसिक नोटबुक में मजबूती से लिख लिया। सौभाग्यवश पिता और पुत्र के बीच असमय मुलाकात नहीं हुई। हताशा में चेन तियानलियांग को यंग शुआंगशुंग ने लात मारकर बाहर धकेल दिया। फिर यंग शुआंगशुंग ने चेन जेड के लिए एक लोरी गाई। उसे शांत होते देख उसने भी अभ्यास शुरू कर दिया। जहां तक चेन जी का प्रश्न है, उस अवसरवादी पिता को जाते देख वह शीघ्र ही साधना की अवस्था में डूब गया। ... वसंत बीत गया और शरद ऋतु आ गई। पलक झपकते ही 2 महीने और बीत गए। इन 2 महीनों के दौरान चेन जी की नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई और उसकी मेरिडियन में आधे से अधिक रुकावटें साफ हो गईं। ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है जब मेरिडियन पूरी तरह से खुल जाएंगे और जन्मजात आदिम ताओ शरीर का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त चेन जी की आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक मजबूत हो गई, यहाँ तक कि वह इसे बढ़ाकर 10 मीटर के भीतर की चीज़ों को भी देख सकता था। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि उनकी तीव्र प्रगति इस बात से भी संबंधित थी कि कैसे यंग शुआंगशुंग ने उन्हें लगातार स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने की आपूर्ति की। जब तक वह साधना करता और बढ़ता रहा, वह यंग शुआंगशुंग के भीतर के रक्त और ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करता रहा। अगर चेन तियानलियांग अक्सर बाहर नहीं जाता, खतरनाक जगहों में प्रवेश नहीं करता या यंग शुआंगशुंग के लिए ढेर सारी स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने लाने के लिए डकैती का सहारा नहीं लेता, तो वह इतनी जल्दी विकसित नहीं होता। वह अक्सर चेन तियानलियांग को घायल और थका हुआ लौटते हुए देखता था। इससे उन्हें थोड़ी सी कृतज्ञता का एहसास हुआ। यद्यपि दूसरों की नज़र में उसका अवसरवादी पिता एक निंदनीय व्यक्ति लगता था, फिर भी वह अपनी पत्नी और बच्चे की सच्ची परवाह करता था। इस दिन चेन जी ने बाहर से शोरगुल वाली बहस का अनुभव किया और उसका हृदय उत्तेजित हो गया, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर की ओर प्रक्षेपित हुई। एक प्राचीन भव्य हॉल में चेन तियानलियांग एक चंदन की कुर्सी पर साहपूर्वक बैठे थे। उनके हाथ में पूरी तरह से लाल दिव्य घास थी। चेन तियानलियांग के सामने एक मध्यम आयु वर्ग का परिष्कृत व्यक्ति खड़ा था, जो लंबे वस्त्र पहने हुए था और बालों पर मुकुट लगाए हुए था। तीसरे भाई, मेरे अग्निदेव घास को छीनने का तुम्हारा क्या मतलब है? उस परिष्कृत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने क्रोध को दबाते हुए कहा। चेन तियानलियांग ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, चौथे भाई, हम परिवार हैं, इतना छोटा मत बनो, ठीक है? इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं इसे उधार लूंगा और मैं इसे जल्द या बाद में निश्चित रूप से वापस कर दूंगा। आपने इसे 23 बार उधार लिया है, आपने इसे कब वापस किया है? उस सभ्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आक्रोश से कहा। चेन तियानलियांग रुका, फिर अजीब तरह से हंसा। चौथे भाई, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। परिष्कृत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी नाक से खर्राटे लिए और आह भरते हुए गंभीरता से सलाह दी। तीसरे भाई, हमारा चेन परिवार अभी भी एक दीर्घायु परिवार है, आप और मैं भी सच्चे आत्मक क्षेत्र में मजबूत हैं। इतना असम्मानजनक क्यों हो? अग्नि देव घास मुझे लौटा दो, मुझे तुम्हें एक बदमाश के रूप में मत देखने दो। टकराना। अचानक चेन तियानलियांग ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर जोर से धक्का मारा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग का आदमी चौंका। चेन तियानलियांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। चौथे भाई, ईमानदारी से, आप लोगों को बहुत सटीक रूप से देखते हैं। तुम। वह सभ्य मध्यम आयु वर्ग का आदमी क्रोधित हो गया, कुछ देर तक खुद को दबाए रखा और अंततः 3 शब्द उगल दिए। बेशर्म। अगले ही क्षण वह सभ्य मध्यम आयु वर्ग का आदमी मुड़ा और अपनी आस्तीन लहराते हुए चला गया। दूर से उसकी बुदबुदाती शिकायतें अभी भी सुनी जा सकती थीं। चेन तियानलियांग, अगर मैं तुम्हें फिर से कुछ उधार दूं, तो मैं चेन तियानचेन को उल्टा लिखूंगा। चेन तियानचेन को पीछे हटते देख चेन तियानलियांग ने धीरे से बुदबुदाया। क्या बकवास है, उल्टा लिखा है, क्या यह अभी भी चेन तियानचेन नहीं है?
अपना सिर हिलाते हुए चेन तियानलियांग ने उत्सुकता से अग्निदेव घास को यंग शुआंगशुन को सौंप दिया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। लो प्रिय, यह एक खजाना है। ये भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आत्मा के पोषण के लिए अत्यंत लाभकारी है, इसे जल्दी से ले लो। यंग शुआंगशुन ने असहाय और हंसते हुए कहा, तियानलियांग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाल ही में तुम बाहर लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हो और कई लोगों को तुमसे परेशानी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुसीबत खड़ी करना? अगर परिवार इतना पक्षपाती न होता और उस छोटे बदमाश चेन झाओशिंग को सारी अच्छी चीजें न देता तो मैं ऐसा न होता, चेन तियानलियांग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तियानलियांग, ऐसी बातें मत कहो। झाओशिंग, वह बच्चा एक प्राचीन शरीर के साथ पैदा हुआ था, एक प्राचीन संत जैसा दिखता है और भविष्य में संत लोक में प्रवेश कर सकता है, जिससे हमारा चेन परिवार एक सच्चे दीर्घायु परिवार का गौरव पुनः प्राप्त कर सकेगा। परिवार के संसाधनों का झुकना स्वाभाविक है, नाराज मत हो, यंग शुआंगशुन ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया। मुझे अच्छी तरह पता है, चेन तियानलियांग ने सिर हिलाकर कहा। वैसे मैंने सुना है कि दक्षिण सागर में एक प्राचीन गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है, जिसमें दिव्य सामग्रियों का एक और खजाना है। मैं अपने बच्चे के जन्म के लिए कुछ नींव स्थापना दिव्य वस्तुएं तैयार करने वहां जाने की योजना बना रहा हूं। ये सुनकर चेन जी, जो अभी भी एमनियोटिक द्रव में थी और यह हंगामा देख रही थी, अचानक चौंक गई। दक्षिण सागर प्राचीन गुप्त क्षेत्र में वह स्थान जिसे ग्रोटो हेवन ब्लेस्ड लैंड्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में प्राचीन खतरों का स्थल है, खुल गया है। अध्याय 3 अलविदा माँ, आज रात मैं रवाना होऊंगा। चेन जी की आत्मा गहराई से डूब गई। यदि उसकी स्मरण शक्ति सही है तो वह तथाकथित प्राचीन गुप्त क्षेत्र वास्तव में प्राचीन महान संकट का स्थान था। ग्रेट कल्टीवेशन खेल के कथानक में दुखद तोप का चारा चेन झिक्सिंग दुष्ट बन गया, विकृत और हिंसक हो गया, मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत हो गया, जिसके कारण उसने अंततः नायक के खिलाफ अपराध किया और उनके द्वारा मारा गया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण इस तथाकथित प्राचीन गुप्त क्षेत्र से संबंधित था, क्योंकि चेन तियानलियांग ने उस प्राचीन खतरनाक भूमि पर जाने का साहस किया, फिर वहां के खिलाफ साजिश रची, उसके महान ताओ फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा, उसकी साधना सच्चे आत्मा क्षेत्र से दिव्य यात्रा क्षेत्र में गिर गई और उसकी साधना का मार्ग जीवन भर के लिए टूट गया, जिससे श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। चेन परिवार में उपपत्नियों से जन्मे लोगों को छोड़कर प्रत्यक्ष वंशजों की 4 शाखाएं थीं। यद्यपि चेन तियानलियांग सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, फिर भी वह तीसरी शाखा से था। लेकिन चेन तियानलियांग की दुर्जेय ताकत और बेहतर युद्ध कौशल के कारण उन्होंने इन 4 शाखा वंशजों के बीच एक स्थान प्राप्त किया। परिणामस्वरूप चेन तियानलियांग की साधना में भारी गिरावट आए और आगे साधना करने में असमर्थ होने के कारण परिवार में उनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। इस बीच स्वाभाविक रूप से कम प्रतिभाशाली चेन झिक्सिंग को बचपन में स्वाभाविक रूप से उपेक्षित किया गया तथा उन्हें बहुत अधिक बदमाशी का सामना करना पड़ा। चेन तियानलियांग उदासीन दिखाई दिया, फिर भी सच तो ये था कि वह स्वभाव से बहुत घमंडी था और इस तरह के प्रहारों को सहन करने में असमर्थ था। इस प्रकार उन्होंने अपनी सारी आशाएं चेन झिक्सिंग पर लगा दीं। चेन झिक्सिंग के बचपन के दौरान यदि वह साधना में प्रयास नहीं करता था तो उसे पीटा जाता था या डांटा जाता था, मूर्ख होने का दोष दिया जाता था या उपहासपूर्वक कहा जाता था कि वह एक बेकार संतान है। इन सभी कारणों से चेन झिक्सिंग की विद्रोही मानसिकता, चूंकि आप सभी मुझे बेकार समझते हैं तो मुझे बेकार होते हुए देखो, में परिणत हुई, जिसके कारण वह धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और अंततः अपने विनाश को आमंत्रित किया। तो क्या चेन तियानलियांग उस खतरनाक जगह पर मेरे लिए गया था? चेन जी ने मन ही मन आह भरी। दुनिया में हर चीज का कारण और प्रभाव होता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह अभी गर्भ में ही था तब उसके ऊपर विनाशकारी प्रभाव पड़ चुका था। नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। चेन जेड के मन में एक तात्कालिकता की भावना पैदा हुई। खेलना एक बात है, अराजकता दूसरी बात है, लेकिन वह अपने पिता के साथ नहीं खेल सकता। आखिरकार चेन तियानलियांग इस जीवन में उनके पिता हैं और वह चेन तियानलियांग को बर्बादी के रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकते। जैसे ही चेन जी विचार कर रहा था, तियानलियांग, वह प्राचीन गुप्त क्षेत्र कितना खतरनाक है। मुझे नहीं पता, यह एक नया गुप्त क्षेत्र है और कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है। मैं समझ गया। तियानलियांग, मेरी राय में क्या हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? बच्चा कुछ ही महीनों में पैदा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम इस समय कोई जोखिम उठाओ। हा, चिंता मत करो बीवी, सीक्रेट रियल्म तो आधे साल बाद ही खुलेगा। तब तक तो बच्चा ज़रूर पैदा हो जाएगा। वैसे भी इस बार मेरे साथ कुछ पुराने दोस्त भी वहां जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है। तो फिर ठीक है, आप जो भी निर्णय लेंगे मैं आपका समर्थन करूंगा। अपने माता पिता के बीच बातचीत सुनकर चेन जी ने चुपचाप राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ, सब कुछ फिर से लिखने के लिए अभी भी 6 महीने से अधिक का समय है। ... पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए।
चेन जी अब भ्रूण विकास के 8 महीने में था। इस समय चेन जी ने अपने छोटे हाथ और छोटे पैर पूरी तरह से विकसित कर लिए थे, और यहाँ तक कि उसके सिर पर भी भ्रूण के समान काले बाल उग आए थे। चेन तियानलियांग से विभिन्न स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों के पोषण के तहत चेन जी ने घने काले बाल, मजबूत हड्डियां और मजबूत दिल की धड़कन के साथ उल्लेखनीय रूप से अच्छा विकास किया था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 50 मीटर की दूरी तक भी पहुंचती थी। इस समय यंगी शुआंगशुंग के सूजे हुए पेट के भीतर छोटी चेन जी अपनी आंखें कसकर बंद करके पालती मारकर बैठी थी। आध्यात्मिक क्यूई की एक बड़ी मात्रा गर्भनाल के माध्यम से अवशोषित की गई थी। जैसे ही चेन जी ने सहज आदिम ताओशास्त्र का संचालन किया, आध्यात्मिक क्यूई का प्रवाह शरीर के माध्यम से प्रसारित हुआ और स्वर पहुंचने वाले एक्यू पॉइंट की ओर बढ़ गया। यह उनकी मेरिडियन एक्यू पॉइंट प्रणाली में अंतिम रुकावट थी। एक बार जब वह इस रुकावट को दूर कर लेगा तो उसे जन्मजात आदिम ताओ शरीर प्राप्त हो जाएगा। तब से बिना किसी बाधा या अशुद्धता के उनकी साधना का मार्ग बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहेगा। धम्म, एक धीमी ध्वनि गूंजी, स्वर पहुंचे एक्यू पॉइंट पर अंतिम रुकावट आसानी से साफ हो गई। डिंग, आपने अपने शरीर की सभी रुकावटें दूर कर ली हैं और जन्मजात आदिम ताओ शरीर प्राप्त कर लिया है। डिंग, आपके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। चेन जेड के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। चेन जी इस समय स्पष्ट रूप से स्वर्ग के साथ अपनी निकटता महसूस कर सकता था, मानो वह स्वर्ग का पसंदीदा बच्चा बन गया हो, और यदि यंगी शुआंगशुंग की उपस्थिति बाधा के रूप में न होती तो अनंत स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई उसमें भर जाती। इसके अलावा पहले से उसके डेंटियन में संचित आध्यात्मिक क्यूई तेजी से एक अधिक शक्तिशाली जन्मजात आदिम शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। इस क्षण चेन जी को एहसास हुआ, अगर वह चाहे तो अभी गर्भ से बाहर भी आ सकता है। ओह, इस तरह से बाहर निकलना भयानक होगा, मुझे निश्चित रूप से एक राक्षसी जन्म माना जाएगा। चेन जी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जन्म को अभी पूरे 2 महीने ही हुए थे, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ... 2 महीने बाद चेन जी ने बाहर शोरगुल सुना और उत्सुकता के साथ नींद से जाग उठा। आखिरकार बाहर जाने का समय आ गया है। चेन जी ने अपने छोटे से घर को छुआ, एक अजीब सी अनिच्छा महसूस की और अपने दिल में चुपचाप गाने से खुद को नहीं रोक सका। अलविदा माँ, आज रात मैं रवाना होने जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो, मेरे पास खुशी और ज्ञान की पतवारें हैं। गाना खत्म करने के बाद चेन जी ने अपने शरीर को घुमाया, एक अच्छी भ्रूण स्थिति चुनी और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। वाह की आवाज़ के साथ चेन जी अपने छोटे से घर से निकल गया। तभी किसी ने कैंची ली और उसका भारी सामान उतार दिया। 7 पाउंड 9 औंस। यह एक लड़का है। इससे पहले कि वह कुछ महसूस कर पाता या अनुकूल हो पाता, किसी ने उसके छोटे पैरों को उठाया और उनके निचले हिस्से पर कुछ बार थपथपाया। एक प्रेरक आवाज़ सुनाई दी, रो, जल्दी रो। चेन जी असहाय था और उसे उनके प्रदर्शन में सहयोग करना पड़ा। अपना मुंह खोलकर जोर से वाह 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 चिल्लाना पड़ा। मैडम, जरा देखिए, बच्चे की आवाज़ कितनी ऊंची है और वह कितना सुंदर है। दाई ने चेन जी को बिस्तर के पास ले जाया। चेन जी ने भी देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। उसने एक पीले चेहरे वाली, हल्के पसीने से तर महिला को देखा, जो दयालुता से भरे चेहरे से उसकी ओर देख रही थी। इस जीवन में यही उसकी माँ थी। अपनी माँ की खुशबू को सूंघकर चेन जेड के दिल में अचानक गर्मजोशी और आराम की भावना उमड़ पड़ी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी माँ की गंध से परिचित हो पाता। हे हा, जल्दी मुझे देखने दो। एक जोरदार हंसी के साथ चेन जी ने एक मोटे खुरदुरे चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था और चुपके से उसकी ओर आ रहा था। चेन तियानलियांग ने चेन जी को उठाया और उसकी ओर देखा, फिर जोर से हंसा। उसकी नाक और आंखें हैं, वास्तव में वह मेरी तरह दिखता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चेन जी ने उसकी तरफ देखा। अरे बाप रे, क्या दूसरे लोगों के बच्चे बिना नाक और आंखों के पैदा होते हैं? हा, मेरे बड़े बेटे, पिताजी आज रात तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और लोहे की कुल्हाड़ी की कहानी सुनाएंगे, कैसा रहेगा? इससे पहले कि चेन तियानलियांग बोलना समाप्त कर पाता, चेन जी ने धीरे से अपना छोटा हाथ उठाया, फिर सावधानी से निशाना साधा। अध्याय 4 दिव्य जन्म, राजा का नक्शा धारण, चेन परिवार का छिपा हुआ ड्रैगन। चेन तियानलियांग एक पल के लिए अचंभित रह गया और स्तब्ध होकर अपना चेहरा छूने लगा। इस छोटे से लड़के ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। बगल में बैठी दाई की आंखें तेज थीं और वह जल्दी से मुस्कुराने लगी और चिल्लाने लगी। तीसरे मास्टर चेन, यह एक हल्की वसंत हवा है, अच्छे भाग्य का एक बड़ा शगुन। चेन तियानलियांग और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने संदेहपूर्वक कहा, क्या वास्तव में ऐसी कोई कहावत है? थप्पड़। चेन जी का छोटा हाथ उठा और चेन तियानलियांग के चेहरे के दूसरी तरफ फिर से थप्पड़ मारा। इस बार ये जानबूझकर नहीं किया गया था, यह विशुद्ध रूप से उसके अंगों के खिंचाव की शारीरिक प्रतिक्रिया थी।
ये देखकर चेन त्यानलियांग ने दाई की ओर देखा, थोड़ा असहज महसूस करते हुए, और कहा, और यह क्या है? दाई ने भी इस स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें घूम गईं और वह जल्दी से फिर से मुस्कुराने लगी और संकेत देते हुए बोली। वसंत की हवा के दो झोंके चेहरे पर लगे, जिससे एक आड़ू के फूल जैसा लाल हो गया। तीसरे मास्टर चेन, ये तो और भी शुभ है। बातचीत सुनकर चेनजी अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। क्या ये सचमुच स्वीकार्य है? क्या ये वही है जिसे उच्च ईक्यू भाषण कहा जाता है, जो आपको सिर्फ 2 वाक्यों से उत्साहित कर देता है? एक शब्द में कहें तो अद्भुत। ये देखकर चेन त्यानलियांग ने अपना सिर हिलाया और स्वाभाविक रूप से एक नवजात शिशु के साथ ऐसी चीजों पर झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि मुस्कुराया और कहा, पत्नी, चलो बच्चे का नाम रखते हैं। यंग शुआंगशुंग ने धीरे से उत्तर दिया, आप पिता हैं, आपको ही उसका नाम रखना चाहिए। ठीक है। चेन त्यानलियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिला दिया। वह नामों पर गंभीरता से विचार करने लगा, कभी कभी गहरी सोच में डूब जाता और आगे पीछे टहलने लगता। वह इस बारे में सचमुच गंभीर था। ये देखकर चेनजी चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। ये नाम ये निर्धारित करेगा कि क्या वह खलनायक चरित्र चेन जीक्सिंग था। अपने हृदय में 90% आश्वस्त होने के बावजूद, यदि कोई चमत्कार हो जाए तो क्या होगा? एक पल के बाद चेन त्यानलियांग अचानक रुक गया, उसकी आंखें चमक उठीं और बोला, चेन दमन, पत्नी, क्या हम अपने बच्चे का नाम चेन दमन रखें? वह बड़ा भी होगा और बोल्ड भी। जो भी यह नाम सुनेगा उसे समझ आ जाएगा कि उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। चेन त्यानलियांग ने गर्व से भरे चेहरे के साथ यंग शुआंगशुन को देखा। चेन जी, उसे अचानक महसूस हुआ कि चेन जीक्सिंग कहलाना इतना बुरा नहीं था। भले ही वह नायक द्वारा मारा गया हो, लेकिन ये सामाजिक मृत्यु से बेहतर है। यंग शुआंगशुन ने अपने माथे पर हाथ रखा, रोते और हंसते हुए कहा, त्यानलियांग, अगर हम उसका ये नाम रखेंगे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद यंग शुआंगशुन ने विचार किया और कहा, हाल ही में कन्फ्यूशियस संत ने दुनिया को उपदेश दिया और ज्ञान और कर्म की एकता शब्द का उल्लेख किया, जिसका मोटे तौर पर अर्थ है कि व्यक्ति के कर्म उसके विवेक के अनुरूप होने चाहिए। क्यों न हम बच्चे का नाम चेन जिक्सिंग रखें? चेन त्यानलियांग बहुत संतुष्ट नहीं थे। ज्ञान और कार्रवाई की इतनी सारी बातें दमन जितनी अच्छी नहीं लग रही थीं। लेकिन जब उसने चारों ओर दायों और नौकरानियों को देखा, जो हंसना तो चाहती थीं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं, तो उसे कुछ एहसास हुआ और उसने अनिच्छा से सिर हिलाया, तो फिर चलो हम उसे जिक्सिंग कहते हैं। ये देखकर चेन जी ने अपने दिल में आह भरी। ऐसा लग रहा था कि भाग्य अपरिवर्तनीय था। उन्हें जो पटकथा दी गई थी वह दुखद खलनायक चेन जीक्सिंग की थी। ... पलक झपकते में एक और महीना बीत गया। इस महीने के दौरान चेनजी, या बल्कि चेन जीक्सिंग, जिसने अपनी पहचान को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, ने बहुत अधिक असामान्यता नहीं दिखाई। एक साधारण नवजात शिशु की तरह वह हर दिन वृद्धि द्रव पीने और गहरी नींद सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। जब उसकी मां यंग शुआंगशुंग और पिता चेन त्यानलियांग साधना के बारे में बात करते थे, तभी वह चुपचाप कान लगाकर सुनता था और साधना का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता था। उनका इरादा एक तकनीक बनाने का था। सहज आदिमताओ शास्त्र, ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का अभ्यास करने की साधना तकनीक है। इसके अलावा उन्हें अपनी रचना के लिए संदर्भ के रूप में एक साधना तकनीक की भी आवश्यकता थी। साधना का मार्ग निम्न में विभाजित है: कोश शरीर, आत्मा का पोषण, शून्य परिवर्तन, स्पष्टता, दिव्य यात्रा, सच्चा आत्मा, निर्वाण, शिखर और अंत में महान दीर्घायु। इस समय चेन जीक्सिंग की स्थिति बहुत अजीब थी। प्रथमतः संसार का मानना था कि साधना दुख के सागर के समान है, तथा भौतिक शरीर दुख के इस सागर में चलने वाली नाव है। भौतिक शरीर सभी चीजों को सहन करने का आधार था। इस प्रकार प्रथम क्षेत्र, खजाना शरीर क्षेत्र, के लिए भौतिक शरीर को अधिकतम रूप से परिष्कृत करने, मांसपेशियों और हड्डियों में उज्ज्वल प्रकाश भरने तथा शरीर के खजाने को खोलने की आवश्यकता थी। दूसरा क्षेत्र, पोषणकारी आत्मा क्षेत्र, भौतिक शरीर के पूर्ण हो जाने के बाद घटित हुआ, जब व्यक्ति ने आंतरिक रूप से आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना शुरू किया, उसे दिव्य विचार में रूपांतरित किया तथा महान शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ना शुरू किया। चेन जीक्सिंग ने अपने भौतिक शरीर का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी, जो अब तक 100 मीटर तक बाहर की ओर विस्तार करने में सक्षम थी। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी क्षमता थी जो केवल पोषणकारी आत्मा क्षेत्र में ही प्राप्त की जा सकती थी। मुझे जल्दी से एक साधना तकनीक ढूंढनी होगी जो एक साधना बनाने के लिए संदर्भ के रूप में काम करेगी, ताकि मैं सही रास्ते पर आ सकूं। चेन जीक्सिंग ने अपना मन बना लिया। पूर्ण स्तरीय समझ के साथ किसी तकनीक को विकसित करना कठिन नहीं था, यहाँ तक कि उसने कुछ सुरागों को भी हल्के फुल्के ढंग से समझ लिया था। ... उस दिन यंग शुआंगशुन की बाहों में रहते हुए चेन जीक्सिंग सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक तकनीक बनाने के बारे में सोच रहा था।
चेन तियानलियांग उनके पास था और सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और लोहे की कुल्हाड़ी की कहानी सुनाकर अथक रूप से पिता जैसा प्यार दिखा रहा था। उस पल में एक नौकर जल्दी से अंदर आया। तीसरे मास्टर महोदया, कुलपति महोदय सबसे बड़े मास्टर और अन्य लोगों को लेकर आए हैं। ये सुनकर चेन तियानलियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी कहानी बीच में ही रोक दी। धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति गहरी होती गई। वह आदमी चेन तियानक्सियोंग, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं आता। जब चेन तियानलियांग इस पर विचार कर रहा था, बाहर जोरदार हंसी गूंजी। तीसरे भाई, चेन परिवार में एक नए सदस्य के जुड़ने जैसे खुशी के अवसर पर मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। जैसे ही ये शब्द निकले, 3 आकृतियां एक साथ प्रकट हुईं। चेन झीकसिंग ने आंखें सिकोड़कर ऊपर देखा। नेता एक लंबा, हट्टा-कट्टा बुजुर्ग था जिसके सिर पर सफ़ेद बाल लहरा रहे थे। उसकी भौहों पर अधिकार का भाव था। स्पष्ट रूप से वह बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति था। ये वास्तव में चेन परिवार के वर्तमान कुलपति चेन दाओयान थे और वर्तमान कैंगक्सुआन क्षेत्र में कुछ निर्वाण क्षेत्र महान शक्तियों में से एक। उसके पीछे 2 लोग थे। उनमें से एक की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। वह अजगर की चाल और बाघ के कदमों से चल रहा था। उसका चेहरा चौकोर था और उसकी कनपटी पर ऐसी जलन थी मानो उसे चाकू से काटा गया हो, और वह चेन दाओयान से 7-8 भाग मिलता जुलता था। ये व्यक्ति चेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा चेन तियानक्सियोंग था। चौथी शाखा में वह दूसरी पीढ़ी के शिष्यों में सबसे शक्तिशाली है। आखिरी बच्चा लगभग 3 या 4 साल का था। यद्यपि वह बालक युवा था, परंतु उसकी उम्र से अधिक शांति थी। उसका हाव भाव और शांत आंखें उसके अंदर एक अनोखी प्रतिभा छुपाए हुए थीं। कुलपति, बड़े भाई चेन तियानलियांग और यंगी शुआंगशुंग एक साथ खड़े हुए और उन दोनों को सम्मानपूर्वक सलाम किया। चेन परिवार में एक सख्त पदानुक्रम था जिसमें सबसे बड़ी शाखा को चारों में सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। भले ही चेन तियानलियांग अपने बड़े भाई से असंतुष्ट था, फिर भी उसे मिलने पर अपना सिर झुकाकर सम्मान देना पड़ता था। चेन दाओयान ने सलामी के जवाब में उदासीनता से सिर हिलाया। इस बीच चेन तियानक्सियोंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तियानलियांग, मैंने सुना है कि तुम आजकल बाहर काफ़ी हलचल मचा रहे हो, दूसरों की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने हड़प रहे हो। क्या इसमें कोई सच्चाई है? चेन तियानलियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बड़े भाई, क्या आप यहाँ आरोप लगाने आए हैं? चेन तियानक्सियोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, आप पर आरोप लगाने की हद तक नहीं, लेकिन इस तरह का व्यवहार अनिवार्य रूप से दूसरों के मुंह में यह बात छोड़ देता है कि हमारा चेन परिवार एक दीर्घायु परिवार से होने के बावजूद, जिसने कभी महान दीर्घायु क्षेत्र का दावा किया था, कुछ स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने भी नहीं पैदा कर सकता है। कुछ देर रुककर चेन तियानक्सियोंग ने आगे कहा, क्या इससे हमारा चेन परिवार हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा और हमारे पूर्वजों को शर्मसार नहीं करेगा? ये सुनकर चेन तियानलियांग चुप रहा। यंगी शुआंगशुंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और वह मुस्कुराने लगी। बड़े भाई, क्या आपके शब्द बहुत कठोर नहीं हैं? बहुत कठोर। चेन तियानक्सियोंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक फीकी मुस्कान के साथ चेन तियानलियांग को घूरना जारी रखा। तियानलियांग, क्या ये सच है कि आपके परिवार की देखरेख अब बाहरी लोग कर रहे हैं? ये सुनकर यंगी शुआंगशुंग की बातें रुक गईं। स्पष्टतः चेन तियानक्सियोंग का आशय ये था कि उसे चेन परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। चेन तियानलियांग ने चेन दाओयान की ओर देखा, जो चुपचाप बगल से देख रहा था, फिर दांत पीसते हुए मुस्कुराया। बड़े भाई अपनी फटकार में सही हैं, लेकिन वर्तमान में कबीले की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने सभी आपकी शाखा के संरक्षण में हैं। अगर मैं स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने तक पहुंच सकता, तो मुझे बाहर से जब्त करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें मुझसे उनके बारे में पूछना नहीं आता था? चेन तियानक्सियोंग ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैंने तो ऐसा किया था, लेकिन आप उस कबीले में नहीं थे। तो क्या तुम्हें यह नहीं मालूम था कि उन्हें स्वर्गीय वस्तुओं और सांसारिक खजानों के प्रभारी सेवक से मांगना चाहिए? मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन उस नौकर ने कहा कि स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का उपयोग वर्तमान में झाओशेंग के लिए किया जा रहा है और मुझे अपना रास्ता खुद खोजना चाहिए। तो आपने कुलपति से परामर्श नहीं किया, बल्कि स्वयं ही कार्य किया। चेन तियानक्सियोंग का चेहरा भावहीन रहा। वह उदासीनता से बोला। चेन तियानलियांग बोलने ही वाला था, उनके बगल में खड़े चेन दाओयान ने भौहें चढ़ाकर बीच में ही टोकते हुए कहा, बस, ये तो केवल स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने हैं, इसमें ज्यादा उलझने की कोई जरूरत नहीं है। रुकते हुए चेन दाओयान ने अपने बगल में शांत बच्चे की ओर देखा और गंभीरता से बोला, झाओशेंग पवित्र पैदा हुआ है, राजा का नक्शा लेकर, हमारे चेन परिवार का एक अव्यक्त ड्रैगन। यह मामला महत्वपूर्ण है, हमारे चेन परिवार के सहस्राब्दियों के भाग्य से संबंधित है, यहाँ तक कि यह भी निर्धारित करता है कि क्या एक और महान दीर्घायु उत्पन्न होगी। कबीले के संसाधनों का उपयोग किसी भी तरह से उचित नहीं है। ये कहते हुए चेन दाओयान की नज़र यंगी शुआंगशुंग की बाहों में चेन झीकसिंग पर गई और विषय बदल दिया। आओ, मुझे बच्चे की जन्मजात प्रतिभा और हड्डियां देखने दो। ... नई किताब प्रकाशित हो गई है, मुझे सभी के मजबूत समर्थन की आवश्यकता है।
लेखक एक अच्छी कहानी लिखने और उसे अपडेट करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा और बाकी सब आप सब पर निर्भर है। सबसे पहले आश्वस्त रहें कि यह पुस्तक कभी बंद नहीं होगी। मैं इसे लिखता रहूंगा ताकि आप इसमें निवेश कर सकें और विश्वास के साथ इसे पढ़ सकें। अद्यतनों के संबंध में नई पुस्तक अवधि के दौरान प्रतिदिन सायं 6 बजे और मध्य रात्रि को स्थिर अद्यतन समय पर 2 अध्याय। इसके बाजार में आने के बाद हर दिन इसमें विस्फोटक अपडेट होंगे। तब नई पुस्तक अवधि के दौरान अध्यायों का अनुसरण करना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुस्तक की समग्र सफलता को प्रभावित करता है। तो मैं सभी से विनती करता हूं कि नई किताबों के दौर में किताब को यूं ही न छोड़ें बल्कि रोजाना अपडेट देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओर्स बूम बूम बूम। अध्याय 5। अब और दिखावा नहीं, आइए कार्ड टेबल पर रखें और बड़ा कदम उठाएं। आओ मैं देखूं कि इस बच्चे की प्रतिभा और जड़ें कैसी हैं। जैसे ही चेन दाओयान ने ये कहा, यह चेन तियानलियांग और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर कुछ संघर्ष दिख रहा था। आज की प्रतिभा और मूल परीक्षण एक बार शुरू हो जाने पर परिवार में बच्चे की स्थिति निर्धारित कर देगा। इससे परिवार में उनकी शाखा की स्थिति भी निर्धारित हो सकती है। यदि बच्चे की जड़ें अच्छी हैं तो ये ठीक रहेगा क्योंकि विभिन्न संसाधन स्वाभाविक रूप से प्राप्त होंगे। यदि वे असाधारण रूप से अच्छे हैं तो यह चेन तियानिक्सियों की शाखा की तरह भी हो सकता है जो सीधे अपने बच्चे के कारण प्रमुखता में बढ़ रहा है। लेकिन अगर वे अच्छे नहीं हैं, परिवार में चेन झीक्सिंग का भविष्य बिना किसी स्थिति के रहने वाला है। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी एक नज़र भी नहीं डालेगा। इससे निस्संदेह चेन झीक्सिंग के बचपन पर असर पड़ेगा। कुलपति झीक्सिंग अभी भी केवल 1 महीने का है। क्या उसकी प्रतिभा और जड़ों का परीक्षण करने के लिए ये थोड़ा जल्दी नहीं है? चेन तियानलियांग ने गहरी सांस ली और कहा, फिलहाल उन्हें चेन झीक्सिंग से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। वह बस यही कामना करते हैं कि उनके बच्चे का बचपन हर दिन खुशहाल रहे। बेतुका। चेन दाओयान ने भौहें चढ़ाईं और कहा, यदि झीक्सिंग की प्रतिभा अच्छी है और आप उसकी जड़ों का परीक्षण नहीं करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से बढ़ने देते हैं, तो क्या यह मोती को धूल में जमा होने देने और व्यर्थ समय बर्बाद करने जैसा नहीं होगा? क्या तुम्हें पता नहीं कि साधना में एक कदम आगे रहने का मतलब है जीवन भर एक कदम आगे रहना? समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये देखकर चेन तियानिक्सियोंग मुस्कुराया और बोला, कुलपिता सही कह रहे हैं। मेरे झाओशेंग को देखो, उसने जन्म के समय ही एक घटना को जन्म दिया। उसकी जड़ों का परीक्षण किया गया और फिर कुल से संसाधन प्राप्त हुए जिससे उसकी साधना सुचारू रूप से चलती रही। रुकते हुए चेन तियानिक्सियोंग का स्वर मजाकिया हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे भाई को पता है कि आपके बच्चे की प्रतिभा कमजोर है, इसलिए आप हर तरह से इसका विरोध करते हैं? ये ठीक है। हम माता पिता के लिए पहला सबक यह है कि हम अपने बच्चों की साधारणता को स्वीकार करना सीखें। आखिरकार हर कोई मेरे झाओशेंग जैसा नहीं हो सकता। जैसा कि कहावत है, सही है, उत्कृष्टता दुर्लभ है, सामान्यता आदर्श है। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, और मत कहो, मुख्य शाखा के सबसे बड़े बेटे के रूप में आप केवल अपने भाइयों का मजाक उड़ाना जानते हैं। आप महानता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चेन दाओयान ने चेन तियानिक्सियोंग को ठंडी नज़र से देखा जिससे वह हकलाने लगा। उसने बोलने के लिए कई बार अपना मुंह खोला लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। वह आगे और स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन चेन दाओयान ने उसे अनदेखा कर दिया और इसके बजाय चेन झीक्सिंग को देखा। उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई जब उसने कहा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चे की प्रतिभा चाहे जो भी हो, वह चेन परिवार का सदस्य है, हमारे वंश का है। अगर वह साधना नहीं कर पाता तो 10,000 कदम पीछे हटकर भी मैं कुलपिता के रूप में ये सुनिश्चित करूंगा कि उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो। इस बिंदु तक बोले गए शब्दों के साथ चेन तियानलियांग और यंग शुआंगशुंग स्वाभाविक रूप से आगे मना नहीं कर सकते थे। जहां तक चेन झीक्सिंग का सवाल है, वह शांति से सभी की चर्चा सुन रहा था। ये लोग उसके पिछले जीवन के खेल के पात्रों के व्यक्तित्व जैसे ही थे, उनमें कोई बड़ा अंतर नहीं था। पिछले जीवन के महान खेती खेल के कथानक के अनुसार वास्तव में ये कुलपति चेन दाओयान सतह पर पहुंच से बाहर लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति थे जो मामलों को ईमानदारी से संभालते थे। उन्हें अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता था, केवल एक योग्य कुलपति कहा जा सकता था जो विशुद्ध रूप से परिवार के लिए बोलते और कार्य करते थे। और वास्तव में जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। महान साधना खेल में चेन झीक्सिंग के साधना न कर पाने के बाद भी वह वास्तव में एक समृद्ध जीवन जी रहा था। यहाँ तक कि अंत में जब चेन झीक्सिंग की हत्या कर दी गई तो इस कुलपति चेन दाओयान ने व्यक्तिगत रूप से उससे बदला लेने की कोशिश की। परिणाम, बेशक वह नायक के आभामंडल का विरोध नहीं कर सका और नायक के हाथों मारा गया। जहां तक चेन तियानिक्सियोंग और चेन झाओशेंग का सवाल है, चेन झीक्सिंग की निगाहें ठंडी हो गईं। खेल की कहानी में चेन तियानलियांग के बर्बाद हो जाने के बाद उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि कैसे चेन तियानिक्सियोंग के परिवार द्वारा उनके परिवार को धमकाया गया था और उनका मजाक उड़ाया गया था।
चेन झीक्सिंग का अंधेरे पक्ष की ओर मुड़ना और उसका दुखद अंत। यह मुख्यतः चेन तियानिक्सियोंग के परिवार के उत्पीड़न के कारण था। इससे चेन झीक्सिंग ने अपने मन में अपना मूल निर्णय बदल दिया। मूलतः उसने कुछ पिछले जीवन के वेब उपन्यासों के नायकों की तरह चुपचाप जीवित रहने और विकसित होने की योजना बनाई थी, बदमाशी को सहन करते हुए और अप्रभावित होने का नाटक करते हुए। वह कभी कभी ही अपनी पहचान छिपाते हुए अपने असली कौशल का खुलासा करता है, अंततः पूर्ण साधना प्राप्त करने और एक युद्ध में प्रतिष्ठित होने तक। फिर वह दूसरों की विस्मय, आश्चर्य, अविश्वास, भय, औंधना, ये सब असंभव है जैसी विभिन्न प्रतिक्रियाओं का आनंद लेता और प्रसन्नता महसूस करता। पिछले जन्म का एक पुराना पाठक होने के नाते वह इन रूढ़ोक्तिपूर्ण बातों से बहुत परिचित था। 3 शब्द दिन की तरह स्पष्ट। लेकिन चेन झीक्सिंग ने अचानक सोचा, इस स्थान पर संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रतिभा की आवश्यकता है। असाधारण प्रतिभा के साथ, लेकिन उसे छुपाकर और दयनीय जीवन जीकर। स्पष्टतः वे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन बचा हुआ खाना ही खा रहे हैं। फिर दूसरों पर अंधा होने का आरोप लगाना, पीड़ित मानसिकता से काम करना, तथा यहाँ तक कि अपने माता पिता को नीची नज़र से देखने का कारण बनना, ये वास्तव में बहुत मूर्खतापूर्ण है। इसलिए उसने निर्णय लिया, अरे अब और दिखावा मत करो, मैं अपने पत्ते सामने रख रहा हूँ। भाई एक बड़े खेल के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ... जैसा कि चेन झीक्सिंग विचार कर रहे थे, चेन दाओयान ने पहले ही अपना दाहिना हाथ घुमाकर चेन झीक्सिंग के माथे पर 10 नक्काशीदार प्राचीन पैटर्न वाला एक प्राचीन जेड पेंडेंट रख दिया था। यह एक सरल परीक्षण पत्थर था जो जड़ों की प्रतिभा का पता लगाने में सक्षम था। परीक्षण विधि सरल थी, इससे ये जांच की जाती थी कि कितने एक्यूपॉइंट ब्लॉकेज मौजूद हैं। जितनी कम रुकावटें होंगी, प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी। जितनी कम रुकावटें होंगी, भविष्य की साधना की गति उतनी ही तीव्र होगी और उपलब्धियां भी उतनी ही अधिक होंगी। पूफ! एक रहस्यमयी पीली, चमकती हुई रोशनी तुरंत चेन झीक्सिंग के शरीर में उसके माथे के माध्यम से प्रवाहित हुई। ये देखकर चेन तियानलियांग और उनकी पत्नी तुरंत घबरा गए। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह जीवन मरण का क्षण था। बेटा, कुछ हिम्मत तो दिखाओ। बेटा, पिताजी की समृद्धि तुम पर निर्भर है। चेन तियानलियांग की हथेलियां पसीने से तर थीं, उनके चेहरे पर दबी हुई क्रूरता झलक रही थी। यंग शुआंगशुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भगवान, कृपया मेरे झीक्सिंग को आशीर्वाद दें। मैं यह नहीं चाहता कि झीक्सिंग की प्रतिभा सर्वोच्च हो, मैं केवल ये चाहता हूं कि वह बहुत गरीब न हो और उसका बचपन खुशहाल हो। दूसरी ओर चेन तियानिक्सियोंग आराम में था। यदि चेन झीक्सिंग की प्रतिभा खराब थी तो वह खुश होगा चेन तियानलियांग की शाखा पर कदम रखने का एक और अवसर। जहां तक चेन झीक्सिंग की प्रतिभा अच्छी थी, तो क्या हुआ? क्या यह मेरे झाओशिंग को पार कर सकता है? बगल में खड़े युवा चेन झाओशिंग के चेहरे पर हल्की जिज्ञासा थी। वह भी देखना चाहता था अपने पिता के प्रतिद्वंद्वी के बच्चे में किस प्रकार की प्रतिभा थी, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग थे। परीक्षण के दौरान प्राचीन जेड पर बनी 10 धुंधली लंबी रेखाओं में से एक धीरे धीरे प्रकाशित हो गई। 10वां हिस्सा। चेन दाओयान ने उदासीनता से सिर हिलाया। चेन तियानलियांग और यंग शुआंगशुन ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसका मतलब यह था कि चेन झीक्सिंग के शरीर में कम से कम 10वां हिस्सा एक्यूपॉइंट खुल गया था। यद्यपि यह प्रतिभा अत्यंत खराब थी, फिर भी यह उन कुछ प्राकृतिक शरीरों से बेहतर थी जिन्हें विकसित नहीं किया जा सकता था। उनका बच्चा भविष्य में खेती करने में सक्षम होगा, इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता। परीक्षण के दौरान प्राचीन जेड अचानक 2 और लंबी रेखाओं के साथ चमक उठा। 10वां हिस्सा, निचला स्तर। चेन दाओयान ने थोड़ा सिर हिलाया। एक्यूपॉइंट की 10वीं रुकावटें खुल गईं। साधना क्षेत्र में अधिकांश साधकों की शारीरिक संरचना ऐसी ही थी। इसका मतलब यह भी था कि चेन झीक्सिंग पासिंग लाइन तक पहुंच गया था। चेन तियानलियांग और यंग शुआंगशुन ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके दिलों का भारी पत्थर पूरी तरह से हट गया। यदि उनके बच्चे के एक्यूपॉइंट की 10वीं रुकावटें खुल जाती तो वे संतुष्ट हो जाते। एक्यूपॉइंट की 10वीं रुकावटें खुल गईं। उनके जोड़े के अथक प्रयास से चेन झीक्सिंग की उपलब्धियां बहुत कम नहीं होंगी। तीसरे भाई, सिर्फ 10वां हिस्सा और आप संतुष्ट हैं। मेरे झाओशिंग ने प्राचीन संत शरीर के साथ 9-10वां हिस्सा पार कर लिया। चेन तियानिक्सियोंग ने यह कहते हुए चिढ़ाया। लंगोट में चेन झीक्सिंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, योजना बड़ी पारी खेलने की थी। 10वां हिस्सा, और ये तो केवल शुरुआत है। अगले ही क्षण चेन झीक्सिंग ने चुपचाप जन्मजात आदिम ताओ शास्त्र का संचालन किया। टकराना। परीक्षण प्राचीन जैल। एक चकाचौंध कर देने वाली गर्मागर्म रोशनी फूट पड़ी। अध्याय 6, अध्याय 6:9 प्राचीन पैटर्न वाहक। दिव्य जनादेश। चौथी पंक्ति, 5वीं पंक्ति, छठी पंक्ति। एक क्षण में प्राचीन जेड के उस टुकड़े पर 3 और प्राचीन पैटर्न प्रकट हो गए। चकाचौंध भरी रोशनी ने पूरे हॉल को दिन जैसा उज्ज्वल बना दिया। हम
चेन दाओयान ने एक भौं उठाई, फिर उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। 6 प्राचीन पैटर्न। ये दर्शाता है कि चेन झीक्सिंग की प्रतिभा समाज के एक स्तंभ के स्तर तक पहुंच गई है। समाज का स्तंभ शब्द का अर्थ औसत नहीं, बल्कि मुख्य आधार है। समाज के एक स्तंभ की प्रतिभा वाला एक साधक, यद्यपि कोई विलक्षण प्रतिभा वाला नहीं है, फिर भी उसे किसी भी संप्रदाय या कुलीन परिवार में एक कुलीन शिष्य के रूप में पोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाज के स्तंभों में 6 प्राचीन प्रतिमानों को उत्कृष्ट माना जाता है। ये 7 प्राचीन पैटर्नों के विलक्षण स्तर से केवल एक पैटर्न कम है। हा, मेरे बेटे के पास 6 प्राचीन पैटर्न हैं। चेन तियानलियांग अपनी हंसी रोक नहीं सका। यंगी शुआंगशुंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, वह कुछ उत्तेजित दिख रही थी। वास्तव में 6 प्राचीन पैटर्न कुछ खास नहीं है। दीर्घायु परिवार के एक बच्चे के रूप में उन्होंने ऐसे कई मामले देखे थे, विशेषकर चेन तियानलियांग जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अनगिनत लोगों को सच्चे आत्म क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में देखा था। लेकिन माता पिता के प्यार के माध्यम से वे उच्चतम स्तर तक पूरी तरह से संतुष्ट थे। सिर्फ 6 प्राचीन पैटर्न में ऐसी क्या खास बात है? चेन तियानिक्सियोंग खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। चेन दाओयान ने चेन तियानिक्सियोंग के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और डांटा, तुम्हारा मुंह हुनी पैंट की गांठ जैसा क्यों है? हमेशा हर बात पर टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई दूरदर्शिता नहीं, क्या तुम एक परिवार भी चला सकते हो? चेन तियानिक्सियोंग, मैं, भगवान जाने, अगर चेन तियानलियांग ने पहले भी मुझे अपना बड़ा भाई मानकर हमेशा निशाना न बनाया होता तो क्या मैं ऐसा होता? सभी के अलग अलग हाव भावों की तुलना में केवल 3 वर्षीय चेन झाओशेंग ही पूरे समय शांत और संयमित रहा। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उस प्राचीन जेड पर 7वां प्राचीन पैटर्न अचानक चमक उठा। 7 प्राचीन पैटर्न, है ना? चेन दाओयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और पहली बार उसने कहा, बुरा नहीं है। 7 प्राचीन पैटर्न, जिन्हें प्राप्त करना काफी कठिन है, परिवार द्वारा उचित पोषण के साथ ये भविष्य में एक प्रभावशाली शक्ति बन सकता है। हमारे झाओशेंग को भविष्य में एक अतिरिक्त सहायक भी मिलेगा। तथापि जैसे ही 7वां प्राचीन पैटर्न प्रकाशित हुआ, 8वां धुंधला प्राचीन पैटर्न एक बार फिर से उज्ज्वल हो गया। पलक झपकते ही चेन दाओयान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। 8 प्राचीन पैटर्न, पहले से ही ड्रैगन और फीनिक्स की एक अद्वितीय प्रतिभा। किसी भी संप्रदाय या कुलीन परिवार में रखा जाए तो यह निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ में से एक होगा। और चेन तियानलियांग और यांगी शुआंगशुंग दोनों के चेहरे पर एक क्षण के लिए स्तब्धता के बाद तीव्र खुशी झलक उठी। हे, मेरे बच्चे चेन तियानलियांग के पास 8 प्राचीन पैटर्न हैं। चेन तियानलियांग के गाल लाल हो गए, उन्हें एक प्रकार की मुक्ति का एहसास हुआ। वे स्वर्ग की ओर चिल्लाना चाहते थे। 8 प्राचीन पैटर्न, इसका मतलब यह है कि जब तक बच्चे को भविष्य में कोई बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, तब तक वह सच्चे आत्म क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए बाध्य है। इस दुनिया में एक पिता के लिए अपने बच्चे की सफलता को अपनी आंखों से देखने से अधिक संतोषप्रद क्या हो सकता है? तब उसने अपनी आंख के कोने से चेन तियानिक्सियोंग को देखा, जो कठोर भाव से खड़ा था, और वह खुशी से फूला नहीं समाया। क्या तुम हर दिन अपने बेटे के साथ मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो? आनंदमय। अगले ही पल उसने अपनी उत्तेजना पर काबू पाया और चेन झीक्सिंग की ओर देखा। अचानक उसके मन में एक और भी साहसिक विचार आया। बेटा, क्या तुम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो? बस थोड़ा और आगे। आपके पिताजी की भावी संपत्ति आप पर निर्भर है। और इस समय चेन दाओयान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, एक परिवार में 2 विलक्षण प्रतिभाएं। हमारे चेन परिवार के पास 2 किलिन बच्चे हैं, समृद्ध न होने की चिंता क्यों करें? इस समय चेन दाओयान ने निकट भविष्य में चेन झाओशेंग और चेन झीक्सिंग के एक साथ गौरव की ओर बढ़ने की कल्पना भी शुरू कर दी थी। तथापि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। चेन झीक्सिंग ने बड़ा खेल खेलने पर सहमति जता दी है, तो क्या वह यहीं रुकेंगे? बूम! 9वां प्राचीन पैटर्न अचानक शानदार प्रकाश में फट गया। उस प्राचीन जैद से चमकदार रोशनी की एक लकीर निकली। प्रकाश की यह किरण एक विशाल नदी की तरह थी। पलक झपकते में सूर्य और चंद्रमा पर प्रभुत्व, स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए। पलक झपकते ही पूरे चेन परिवार, अनगिनत लोगों ने कुछ महसूस किया, अपनी गतिविधियां रोक दी और आसमान की ओर उठते चमकदार प्रकाश इंद्रधनुष को देखा। ये है। अनगिनत मुंह धीरे धीरे खुल गए। भव्य हॉल के अंदर उसी समय 9वां प्राचीन पैटर्न प्रकाशित हो गया। चाहे वह चेन दाओयान हो या चेन तियानिक्सियोंग या चेन तियानलियांग और उसकी पत्नी, हर किसी की अभिव्यक्ति बदल गई। वे अपनी सांस को रोक नहीं पाए। हे भगवान! 9 प्राचीन पैटर्न। यंगी शुआंगशुंग ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। 9 प्राचीन पैटर्न। आज पूरे कैंगक्सुआन क्षेत्र को देखते हुए 9 प्राचीन पैटर्न वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। 9 प्राचीन पैटर्न को पूरे कैंगक्सुआन क्षेत्र में दिव्य चुना के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है दिव्य आदेश प्राप्त करना, असाधारण रूप से भाग्यशाली होना। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रिय बच्चा। मेरे बेटे चेन झीक्सिंग के पास 9 प्राचीन पैटर्न हैं।
चेन तियानलियांग की पुतलियां फैल गईं, उसका चेहरा भावशून्य हो गया। वह हक्का बक्का होकर कपड़े पहने हुए सो रहे चेन झीक्सिंग को देखता रहा, उसका दिमाग लगातार घूम रहा था। वह चेन तियानलियांग एक दिव्य चुना जन्मा था। उसने अपनी आंखें पोंछ लीं, मानो उसे इस बात पर यकीन ही न हो रहा हो। इससे पहले उसने इसके बारे में केवल मन में ही सोचा था, वास्तव में कभी कोई आशा नहीं रखी थी। और अब क्या ये सचमुच 9 प्राचीन पैटर्न हैं? ये कैसे संभव है? उसके पास 9 प्राचीन नमूने कैसे हो सकते हैं? क्या ये प्राचीन जेड गलत हो सकता है? चेन तियानक्सियोंग ने आश्चर्य से कहा। उसकी नज़र अचानक चेन झीक्सिंग पर पड़ी, उसका चेहरा लाल हो गया। ये सुनकर चेन तियानलियांग, जो अभी भी स्तब्ध था, तुरंत कठोर स्वर में बोला, आपका क्या मतलब है कि प्राचीन जेड गलत है? आपके बेटे के पास 9 प्राचीन पैटर्न क्यों हो सकते हैं और मेरे बेटे के पास नहीं? चेन तियानक्सियोंग आगे बोलना चाहता था। पर्याप्त, चेन दाओयान की धीमी आवाज़ चिल्लाई, उसकी अभिव्यक्ति अनजाने में बेहद गंभीर हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने एक हाथ की मुहर बनाई और सहजता से उसे लहराया, जिससे सभी प्रकार के दृश्य तुरंत छिप गए। तुरंत उसने अपना सिर नीचे करके चेन झीक्सिंग को देखा, जो कपड़े में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उन्होंने चुपचाप 4 शब्द कहे, स्वर्ग चेन परिवार को आशीर्वाद दे। चेन झाओशिंग के बाद चेन परिवार ने एक बार फिर 9 प्राचीन पैटर्न को जन्म दिया था। हालांकि चेन झाओशिंग की तरह नहीं, जिनके पास न केवल 9 प्राचीन पैटर्न थे, बल्कि वे राजा के नक्शे के साथ भी पैदा हुए थे। केवल 9 प्राचीन पैटर्न के साथ भविष्य की उपलब्धियां पहले से ही असीमित थीं। यहाँ तक कि महान दीर्घायु पर भी बात करने का थोड़ा सा मौका है। आज की बात कोई इसे बाहर नहीं आने दे सकता, समझे? चेन दाओयान ने गहरी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, धीरे से बोला, एक ही परिवार में एक साथ 2 9 प्राचीन पैटर्न्स का जन्म। यदि ये लीक हो जाए तो निस्संदेह संपूर्ण साधना क्षेत्र में भारी उथल पुथल मच जाएगी। तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। आखिरकार चेन परिवार दुश्मनों से रहित नहीं है। शत्रु होने के नाते वे निश्चित रूप से गिरे हुए चेन परिवार को फिर से उठते हुए नहीं देखना चाहेंगे। यदि 9 प्राचीन पैटर्न के रूप में केवल चेन झाओशिंग होते तो वे दुश्मन अभी भी टिके रह सकते थे। यदि चेन परिवार में 2 प्राचीन पैटर्न्स के जन्म की खबर बाहर आ गई तो दुश्मन संभवतः तुरंत एकजुट हो जाएंगे और चेन परिवार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। भव्य हॉल के अंदर हर कोई परीक्षण प्राचीन जेड अंतिम धुंधले प्राचीन पैटर्न को गौर से देख रहा था। दुर्भाग्य से लगभग आधी अगरबत्ती जलने के बाद वह अंतिम प्राचीन पैटर्न फिर से नहीं जला। चेन दाओयान ने चेन झीक्सिंग के माथे से परीक्षण प्राचीन जेड हटा दिया। उसकी आंखों में निराशा की हल्की सी झलक दिखाई दी। दुर्भाग्यवश अंततः कोई 10 प्राचीन पैटर्न नहीं था, लेकिन निराशा का वह निशान एक पल में गायब हो गया। मैं सचमुच लालची हूँ। चेन दाओयान मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। प्राचीन काल से लेकर अब तक पूरे कैंगक्सुआन क्षेत्र को देखने वाले 10 प्राचीन पैटर्न संख्या में बहुत कम हैं, और वे सभी व्यक्ति अंत में महान दीर्घायु बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह सब इतना आसान हो? और चेन तियानलियांग और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा, किसी कारण से, बल्कि राहत की सांस ली। यदि उनका बच्चा सचमुच महान 10 प्राचीन पैटर्न था, वे दोनों उसकी रक्षा नहीं कर सके। शायद पूरा चेन परिवार उसकी रक्षा नहीं कर सका। ये सौभाग्य नहीं होगा, ये तो एक भयावह मुसीबत होगी। अध्याय 7 में तुम्हें मुझसे मिलने का समय देता हूँ, जब तक कि तुम मुझे देख न सको। इस पल चेन झीक्सिंग की ओर सभी की निगाहें पूरी तरह बदल गईं। एक 9 प्राचीन पैटर्न, आज पूरे कैंगक्सुआन क्षेत्र में ऐसा दुर्लभ अस्तित्व। इस बच्चे झीक्सिंग के मामले में मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? चेन दाओयान ने गंभीरता से कहा। चेन तियानलियांग ने सिर हिलाया, फिर चेन तियानक्सियोंग की ओर देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर झीक्सिंग के 9 प्राचीन पैटर्न होने की खबर बाहर आ गई तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? चेन तियानजियांग ने चिढ़कर जवाब दिया और चेन तियानलियांग की ओर देखा। ठीक है, आज की बात बस इतनी ही है। झीक्सिंग के 9 प्राचीन पैटर्न होने के बारे में मैं पूर्वज को बता दूंगा। इसके अलावा आज जो विसंगति हुई है, मैं उसे खारिज करने का कोई बहाना ढूंढ लूंगा। तियानलियांग, ये टोकन ले लो। अब से जब भी झीक्सिंग को साधना के लिए स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों की आवश्यकता होगी तो बस इस टोकन का उपयोग करके उन्हें खजाना मंडप से प्राप्त करें। झीक्सिंग और झाओशिंग को समान व्यवहार प्राप्त होगा। चेन दाओयान ने हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसने चेन झीक्सिंग के सिर को छुआ और कहा, अच्छी तरह बढ़ो बच्चे, दादाजी तुम्हें फिर से देखने आएंगे। जैसे ही शब्द गिरे, चेन दाओयान ने मुड़कर आगे कदम बढ़ाया और तुरंत चेन परिवार के पीछे वाले पहाड़ के प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर भाग गया। बड़े भाई, मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा। चेन तियानलियांग ने चेन तियानक्सियोंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया और उसे जाने का इशारा किया। चेन तियानलियांग की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति को देखकर चेन तियानक्सियोंग को उसे मुक्का मारने की तीव्र इच्छा हुई। तीसरे भाई, एक बच्चे की प्रतिभा केवल एक उच्च शुरुआत का प्रतीक है।
अंततः वे कितनी दूर और कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ये केवल प्रतिभा से निर्धारित नहीं होता। चेन तियानक्सियोंग ने गहरी सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। ये कहते हुए उन्होंने 3 वर्षीय शिशु चेन झाओशिंग को अपने पास लिया और जाने के लिए मुड़े। रवाना होने से पहले चेन झाओशिंग ने चुपचाप चेन झिक्सिंग को गहराई से देखा। उसके मन की गहराई में एक अकथनीय पूर्वाभास उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि भविष्य में पालने में पल रहे इस बच्चे के साथ उसका कोई रहस्यमय रिश्ता बन जाएगा। ... एक बार दोनों चले गए, पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। चेन तियानलियांग, जो पहले अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रहा था, तुरंत पलटा और चेन झिक्सिंग को उत्साह से देखने लगा। ओह मेरे प्यारे बेटे, इस बार तुमने सचमुच अपने पिता को गौरवान्वित किया है। हा। उसने चेन झिक्सिंग को पकड़ लिया, मुंह बनाते हुए और आंखें सिकुड़ते हुए उसे चुंबनों से नहलाने के लिए तैयार था। पिताजी ने तुम्हें सचमुच यूं ही बिगाड़ा नहीं है। हा। ये देखकर चेन झिक्सिंग ने तुरंत घृणा से प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाया और चेन तियानलियांग के मैले चेहरे को ढकने के लिए अपने छोटे पैरों को ऊपर उठाया। पिता होने के नाते बच्चा अभी छोटा है, उसे डराओ मत। यंगी शुआंगशुन ने असहाय होकर हंसते हुए चेन तियानलियांग को धक्का दिया। ठीक है, कोई चुंबन नहीं। पिताजी आज रात तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और लोहे की कुल्हाड़ी की कहानी 10 बार सुनाकर इनाम देंगे ताकि तुम अच्छी नींद सो सको। चेन तियानलियांग हंसा। चेन झिक्सिंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। जन्म से लेकर अब तक पूरे 1 महीने में वह ये कहानी 98 बार सुन चुका था, और इसमें वह समय भी शामिल नहीं है जब वह गर्भ में था। अच्छा, बहुत अच्छा। चुपचाप उसने अपनी मानसिक नोटबुक में एक और नोट लिखा। जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो मैं उसे हर दिन अपने बिस्तर के पास सुनहरी कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और लोहे की कुल्हाड़ी की कहानी सुनने का अनुभव दूंगी। और यह भी कहना है कि इसे तब तक बजाना होगा जब तक कि वह बीमार न हो जाए। तब चेन झिक्सिंग ने जम्हाई ली, घूम गया और गहरी नींद में सोने के लिए तैयार हो गया। वह आज के परिणाम से काफ़ी संतुष्ट थे। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि कैसे 10 प्राचीन पैटर्नों को प्रदर्शित किया जाए, क्योंकि उसने गर्भ में रहते हुए ही जन्मजात आदिमताओं शरीर का निर्माण किया था तथा सभी अवरुद्ध मेरिडियन और एक्यू पॉइंट्स को साफ किया था। लेकिन इसका क्या महत्व है? इस तरह का प्रदर्शन उसके और पूरे चेन परिवार के लिए अनंत मुसीबतें ही लाएगा। स्वयं की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त करने से पहले कुछ चीज़ों पर संयम बरतना आवश्यक है। ... इस दौरान चेन तियानलियांग के परिवार को छोड़कर एक पहाड़ी सड़क पर, मुझे नहीं पता कि चेन तियानलियांग को कैसी बेवकूफ़ी मिली होगी कि उसका बच्चा भी 9 प्राचीन पैटर्न है। चेन तियानजियांग हाथ पीछे करके नाराजगी से भरा हुआ चला गया। उसने अपने बगल में चेन झाओशिंग की ओर देखा, उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। सौभाग्यवश उनका अपना बेटा भी 9 प्राचीन पैटर्न था और उसके पास एक जन्मजात राजा का नक्शा था। पिताजी, आपके और तीसरे चाचा के बीच ऐसा क्या झगड़ा है जिसके कारण आप हमेशा उनसे भिड़ जाते हैं? चेन झाओशिंग ने उत्सुकता से पूछा। उनके पिता आमतौर पर कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं थे। इसके विपरीत पूरे साधना क्षेत्र में वे एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते थे जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था। अन्यथा वह चेन परिवार की शीर्ष रैंक वाली युवा पीढ़ी में शामिल नहीं हो पाते। फिर भी वह ये नहीं समझ पाया कि तीसरे चाचा का सामना करते समय उसके पिता अलग तरह से क्यों व्यवहार करते हैं। उसका सारा धैर्य और बुद्धि, यहाँ तक कि उथल पुथल की गहन संभावना वाली परिस्थितियों में भी शांत रहने की उसकी क्षमता पूरी तरह से गायब हो जाएगी। यह चेन तियानक्सियोंग हिचकिचाया, फिर आधे शब्दों में बोला, छोड़ दो, तुम अभी भी जवान हो। कुछ बातें अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम नहीं समझ पाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। कुछ देर रुकने के बाद चेन तियानक्सियोंग मुस्कुराया और बोला, झाओशिंग, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम अब भी मेरे दिल में सबसे प्रतिभाशाली हो। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी, चेन झिक्सिंग से कहीं आगे। ये पार करेगा या नहीं, इसका निर्णय पिताजी नहीं कर सकते। चेन झाओशिंग ने अचानक कहा। चेन तियानक्सियोंग चौंका, फिर मानो कुछ समझ गया और जल्दी से चिंता से बोला, झाओशिंग, निराश मत हो। भले ही उस बच्चे झिक्सिंग के पास 9 प्राचीन पैटर्न हो, फिर भी वह तुम्हारे स्तर से बमुश्किल ही मेल खाता है। लेकिन तुम्हारे पास एक अतिरिक्त इनेट किंग्स मैप है। उसके पास तुमसे मुकाबला करने के लिए क्या है? इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, चेन झाओशिंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, पिताजी, आपने गलत समझा है। मैं बस यही सोचता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे निकल जाए और पीछे मुड़कर देखे कि उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नजर नहीं आ रहा है तो ये कितना उबाऊ होगा। वह मुस्कुराया, लेकिन यदि कोई प्रतिद्वंद्वी हमेशा ही हमें पकड़ने के लिए अथक प्रयास करता रहे तो क्या यह अधिक दिलचस्प नहीं होगा? चेन झाओशिंग ने अपने कदम रोक दिए, पर्वत शिखर पर चेन तियानलियांग के निवास की ओर देखा और शांति और दृढ़ता से बोले, पिताजी, क्या आप तीसरे चाचा के परिवार को दबाना नहीं चाहते थे? मैं तुम्हें इसमें मदद करूंगा।
उसने अपनी नज़रें हटा लीं और एक विचार अपने भीतर अनकहा छोड़ गया। भाई, मैं तुम्हें मुझसे मिलने का समय दूंगा जब तक कि तुम मुझे देख न सको। मैं हारूंगा नहीं। ये सुनकर चेन तियानिक्सियोंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने चेन झाओशिंग को झिझकते हुए देखा। उसका ये बच्चा एक ऐसे तरीके से परिपक्व हो रहा था जो कुछ हद तक भयावह था। डॉट 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 डॉट। समय गुजर जाता है। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों के दौरान विभिन्न स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों से परिष्कृत विकास तरल के साथ चेन झीक्सिंग ने उल्लेखनीय रूप से विकास किया, लगभग दैनिक रूप से बदल रहा था। वर्तमान में 3 महीने की उम्र में चेन झीक्सिंग की लंबाई आधे मीटर से अधिक हो गई, मजबूत और मनमोहक, विशेष रूप से सभी के द्वारा प्यार किया गया। लेकिन चेन झीक्सिंग को अपने शारीरिक विकास की बजाय अपनी साधना उन्नति की अधिक चिंता थी। तकनीक बनाने का मामला अब केवल एक अंतिम चरण शेष है। मुझे अनेक साधना तकनीकों का अध्ययन करना है तथा उनमें से किसी एक को अपनी रचना के लिए मुख्य रूपरेखा के रूप में खोजना है। एक बार तकनीक सफलतापूर्वक विकसित हो जाए तो मैं आधिकारिक तौर पर साधना शुरू कर सकूंगा। इसके अलावा अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सिर्फ बाहरी तौर पर इस्तेमाल करना बहुत बेकार है। अगर मैं आध्यात्मिक शक्ति को हमले में बदलने की कोई तकनीक खोज पाऊं तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी तकनीकें अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन चेन परिवार एक दीर्घायु परिवार के रूप में निश्चित रूप से स्क्रिप्चर मंडप में एक तकनीक रखता है। चेन झीक्सिंग एक झूलती कुर्सी पर लेटे हुए थे, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। लेकिन संवाद न कर पाना बहुत परेशानी वाली बात है, ऐसी चीजें होना जिन्हें आप हासिल नहीं कर सकते। नहीं, मुझे बोलने के लिए उचित समय ढूंढना होगा। जबकि चेन झीक्सिंग गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्र्याक, दरवाजा खुल गया। चेन तियानलियांग मुस्कुराते हुए अंदर आए और दूर से पुकारने लगे, मेरे प्रिय, क्या तुमने आज डैडी को बुलाना सीख लिया? अध्याय 8, एक पिता की दयालुता और एक पुत्र की पुत्र भक्ति। सुधार। अरे बच्चे, क्या तुमने आज पापा को पुकारना सीख लिया? चेन तियानलियांग बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़े और चेन झीक्सिंग के छोटे से चेहरे पर चुटकी ली। थप्पड़। यंगी शुआंगशुंग ने चेन तियानलियांग के हाथ पर थप्पड़ मारा और उसे घूरते हुए कहा, हर समय बच्चे के चेहरे पर चुटकी काटना बंद करो, जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसके मुंह से लार टपकेगी। इसके अलावा बच्चा अभी केवल 3 महीने का है, वह कैसे बोल सकता है? चेन तियानलियांग ने अपना हाथ हटा लिया और बेपरवाही से कहा, ये तुम्हारे लिए दूसरे लोगों के बच्चे हैं। हमारा बच्चा 9 प्राचीन पैटर्न है। 3 महीने में बोलना कोई खास बात नहीं है। अगर वो गर्भ से ही बोल पाता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। ये कहने के बाद चेन तियानलियांग नीचे झुका और मुस्कुराते हुए चेन झीक्सिंग को देखा। चलो बच्चे, मेरे लिए डैडी कहो। चेन झीक्सिंग ने उसकी ओर देखा। चलो, कंजूस मत बनो, पिताजी तुम्हें सिखा देंगे, ठीक है? चेन तियानलियांग ने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, मेरे बाद दोहराएं, डी या डी डी, डैडी। चेन झीक्सिंग ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। फिर से कहो, डी ए डी, डैडी। हाँ हाँ हाँ, दी हाँ, हम। 1 मिनट रुको। चेन तियानलियांग को अचानक एहसास हुआ, उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं और उसने कहा, पत्नी, ऐसा लगता है कि वह मुझे चिढ़ा रहा है। यंगी शुआंगशुंग ने जब ये देखा तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने चेन झीक्सिंग को धीरे से अपनी बाहों में उठाया और धीरे से कहा, छोटी झीक्सिंग, मैं मम्मी हूँ। क्या तुम मुझे मम्मी कह सकती हो? चेन झीक्सिंग ने यंगी शुआंगशुंग की ओर देखा। उसने पहले तो बोलने का मौका लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे मौका मिल गया। अगले ही पल चेन झीक्सिंग ने बचकानी आवाज में 2 शब्द कहे, मम्मी। अकस्मात यंगी शुआंगशुंग का पूरा शरीर ऐसे कांप उठा जैसे बिजली गिर गई हो। उसने मुझे मम्मी कहा। हा हा हा, झीक्सिंग ने मुझे मम्मी कहा। यंगी शुआंगशुंग खुद को रोक नहीं सकी और खुशी के आंसू रोने लगी। वह हंसने भी लगी और रोने भी लगी। इस दुनिया में कोई भी उस आश्चर्य को साझा नहीं कर सकता जो एक माँ को तब महसूस होता है जब उसका बच्चा पहली बार उसे माँ कहता है। ये देखकर चेन तियानलियांग जल्दी से मुस्कुराता हुआ आया और बोला, आओ डैडी कहो। हाँ, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन तियानलियांग हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा भावशून्य था। उसने अपना मुंह खोला, अंततः चुप रहने का निर्णय लिया। किनारे पर यंगी शुआंगशुंग एक बार फिर खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। फिर धैर्यपूर्वक पूछा, प्यारी, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? मम्मी तुम्हारे लिए बना देंगी या तुम बाहर जाकर खेलना चाहोगी? चेन झीक्सिंग ने बचकानी आवाज में कहा, मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, चेन झीक्सिंग थोड़ा भ्रमित हो गया। मेरे भाषण के साथ क्या हो रहा है? तभी चेन झीक्सिंग को अचानक एहसास हुआ कि इसका संबंध उसके स्वरयंत्र के अभी तक पूरी तरह विकसित न होने से है। क्या आप किताबें पढ़ना चाहते हैं? यंगी शुआंगशुंग दंग रह गई। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, झीक्सिंग, क्या तुम किताबें पढ़ना सीखना चाहते हो? चेन झीक्सिंग ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर यंगी शुआंगशुंग थोड़ा खुश हुई। क्या आप पहले से ही पढ़ना सीखना चाहते हैं?
किंवदंती कहती है कि प्रतिभाशाली लोग पवित्र जन्म लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान के साथ पैदा होते हैं, मैंने सचमुच ऐसा देखा है। यंगी शुआंगशुंग ने मन ही मन सोचा और कहा, जिक्सिंग, आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करेंगे? चेन झीक्सिंग ने अपने छोटे चेहरे से गंभीरता से कहा, मैं खेती के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। खेती की किताबें? यंगी शुआंगशुंग थोड़ा हैरान हो गई, क्या उसका बच्चा इतना छोटा था कि उसे पहले से ही खेती शब्द का ज्ञान था? उसने अपने बगल में बैठे अनजान चेन तियानलियांग की ओर देखा और तुरंत चिल्लाई, क्या आपने सुना पिताजी? बच्चा खेती के बारे में पढ़ना चाहता है। चेन तियानलियांग को अचानक होश आया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुरंत शास्त्र मंडप में जाऊंगा। कई दिनों बाद चेन झीक्सिंग ने पहले शब्दों को पहचानने की कोशिश की और अपनी स्वर्ग विरोधी समझ के तहत उन्होंने केवल आधे दिन में उन सभी में महारत हासिल कर ली। फिर उन्होंने धीरे धीरे चेन तियानलियांग और यंगी शुआंगशुंग के सामने इसे दिखाना शुरू किया, जिससे वे धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगे। दोनों आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उन्हें यह बहुत अजीब नहीं लगा। चेन झाओशेंग के जन्मजात राजा मानचित्र और दिव्य प्रकृति की तुलना में उनके बच्चे की छोटी असाधारणता कुछ खास नहीं लगती थी। इस दिन चेन झीक्सिंग कमरे में एक झूलती कुर्सी पर अकेले बैठे थे, उनके चारों ओर किताबों का ढेर था। डिंग, ट्रू एसेंस 76 टेक्निक्स देखने के बाद आपने इसे स्वर्ग विरोधी समझ के तहत पूरी तरह से समझ लिया है। डिंग, गेल्स वॉर दाओ देखने के बाद आपने इसे स्वर्ग विरोधी समझ के तहत एक अविश्वसनीय स्तर तक सिद्ध कर लिया है। डिंग, एरे ट्रू अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कलेक्शन देखने के बाद आपने हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत 10 एरे सीखे। डिंग, लिंगमू मास्टर का यात्रा वृतांत देखने के बाद आपने स्वर्ग विरोधी समझ के तहत कैंगक्सुआन क्षेत्र का नक्शा याद कर लिया। डिंग, मेडिसिन किंग वैली एनोटेशन देखने के बाद आपने स्वर्ग विरोधी समझ के तहत कीमिया की नींव हासिल कर ली है। चेन झीक्सिंग के दिमाग में लगातार ठंडी अधिसूचना की आवाज़ें गूंज रही थीं। चेन झीक्सिंग की गति बहुत तेज थी, वह लगभग हर आधी अगरबत्ती के समय में एक किताब खत्म कर देते थे। उसकी आंखों में असंख्य महान ताओरून टिमटिमाते और घूमते थे, जो दिव्य तो लगते थे किंतु मानवीय नहीं। इस समय वह ज्ञान के सागर में फेंके गए स्पंज की तरह थे, जो बड़ी तेजी से भारी मात्रा में जानकारी को सोख रहे थे। तलवार दाओ, कीमिया दाओ, सरनी, तो बहुत सारी चीजें। इस दुनिया के बारे में उनकी समझ आश्चर्यजनक गति से तेजी से विकसित हो रही थी। एक पल के बाद चेन झीक्सिंग ने अपने हाथ में आखिरी किताब रख दी और लंबी सांस छोड़ी। ये कैंगक्सुआन क्षेत्र, महान साधना, खेल की दुनिया की तुलना में और भी अधिक व्यापक और व्यापक है। चेन झीक्सिंग की आंखें लगातार चमक रही थीं, शायद इसलिए कि अपने पिछले जीवन में खेल खेलते समय उन्होंने केवल एकल मुख्य कार्य ही पूरे किए थे, उन्होंने वास्तव में पूरे खेल की पृष्ठभूमि में गहराई से नहीं जाना था। कई पुस्तकों को सरसरी तौर पर पढ़ने के बाद अंततः उन्हें एक नई समझ प्राप्त हुई। संपूर्ण कैंगक्सुआन क्षेत्र अथाह विशाल है। ऊपर 3 महान अमरताओ वंश दुनिया पर प्रभुत्व रखते हुए स्वतंत्र रूप से बादलों के ऊपर खड़े हैं। नीचे विभिन्न प्राचीन पवित्र भूमियां और दीर्घायु परिवार सह अस्तित्व में हैं, जो विश्व के उत्थान और पतन पर हावी हैं। इसके अलावा बौद्ध शुद्ध भूमि, कन्फ्यूशिवाद ग्रैंड संप्रदाय, भारी राजवंश, दानव संप्रदाय, दानवताओ, बुरी आत्माएं और विभिन्न संप्रदाय और स्कूल कैंगक्सुआन क्षेत्र में फैले हुए हैं। एक पारंपरिक काल्पनिक दुनिया में जो कुछ भी होना चाहिए वह लगभग सब कुछ इस ब्रह्मांड में मौजूद है। जीवेई पर्वत पर रहने वाला चेन परिवार कभी दीर्घायु परिवारों में से एक था। 5000 साल पहले चेन परिवार के पूर्वज चेन जुआनफेंग महान दीर्घायु क्षेत्र में पहुंचे और चेन परिवार उनके साथ बढ़ गया, एक दीर्घायु परिवार बन गया। उस समय ये बहुत गौरव का काल था। तथापि चेन परिवार के पूर्वज चेन जुआनफेंग 3000 साल पहले गायब हो गए थे और उनका कोई निशान नहीं बचा था। चेन परिवार ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। अब पूरे चेन परिवार को देखें तो सतह पर सबसे मजबूत निर्वाण क्षेत्र में कुलपति चेन दाओयान हैं। महान दीर्घायु क्षेत्र का तो जिक्र ही न करें, परिवार के पास शिखर क्षेत्र की शक्ति है या नहीं यह अनिश्चित है। हालांकि खेल की कहानी से परिचित चेन झीक्सिंग को यह अच्छी तरह से पता था कि परिवार के पीछे के पहाड़ की निषिद्ध भूमि के भीतर चेन जुआनफेंग का एक प्रत्यक्ष पोता अभी भी जीवित था, जो एक पीक दायरे की शक्ति थी। ये व्यक्ति संपूर्ण चेन परिवार के लिए स्थिरता प्रदान करने वाली सुई भी था। उन्हें मुख्य कथानक में प्रतिपक्षी एनपीसी चेन झीक्सिंग की मृत्यु के बाद की घटना स्पष्ट रूप से याद है। जब चेन परिवार ने चेन झीक्सिंग के कारण नायक के साथ समझौता किए बिना संघर्ष किया, तो चेन परिवार का ये शीर्ष पूर्वज एक बार दुनिया में उभरा। फिर भी क्योंकि नायक को अमरताओ वंश की एक संतनी का समर्थन प्राप्त था, इस संतनी ने अमरताओ वंश के एक शीर्ष पूर्वज से नायक की सहायता करने के लिए कहा तथा उसे जिवेई पर्वत पर इस पूर्वज का वध करने के लिए कहा। चेन परिवार नायक के उत्थान के लिए पृष्ठभूमि बन गया, जो अंततः टूटकर बिखर गया। मुझे जल्दी करनी है। चेन झीक्सिंग की आंखें चिंतनशील रंगों से चमक उठीं।
यदि वह तब तक मौत का इंतजार करता रहेगा जब तक कि कथानक इस हद तक विकसित न हो जाए कि वह नायक को अपमानित कर दे, तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसे उस अवसर का लाभ उठाना होगा, इससे पहले कि नायक पूरी तरह से अपने पंख फैला ले और अभी तक नायक को खत्म करने के लिए अमरताओ वंश की संत से संपर्क न कर ले। ऐसा करने से, चाहे वह उसका भाग्य हो या उसके माता पिता का भाग्य, पुनः लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इस समय मैं उस नायक के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं जो अभी भी कहीं अज्ञात है। चेन झीक्सिंग की आंखें ज्ञान से चमक उठीं। अध्याय 9, स्वर्ग को चुनौती देते हुए समझ। बैल दानव परिवर्तन सितारा शास्त्र। ससस ज़िवेई पर्वत पर ठंडी रात की हवा बह रही थी। इस समय रात गहरी हो चुकी थी, फिर भी ज़िवेई पर्वत, जहां चेन परिवार रहता था, अभी भी चमक रहा था। चेन झीक्सिंग ने अपने विचार वापस ले लिए और अपनी नज़र अपने सामने रखी 5 पुस्तकों पर घुमाई। संशोधन स्वर्ण शरीर शास्त्र, परिसंचरण सितारा परिवर्तन मंत्र, बैल दानव स्वर्ग सहायक कौशल, हृदय तलवार कौशल, आत्मा को परिष्कृत करने और श्वास को रूपांतरित करने की विधि। ये 5 पुस्तकें वे साधना तकनीकें थीं जिन्हें चेन झीक्सिंग ने अनेक विकल्पों के माध्यम से छानने के बाद बनाए रखा था। उनमें से पहली 3 तकनीकें शरीर को परिष्कृत करने की कौशल हैं जिन्हें ट्रेजर बॉडी दायरे में शुरू किया जा सकता है। अंतिम 2 तकनीकें आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की दुर्लभ विधियां हैं। ये 5 तकनीकें उत्कृष्ट हैं। अगर इन्हें बाहरी साधना क्षेत्र में रखा जाए तो ये एक भयंकर तूफान पैदा कर सकती हैं। शुक्र है कि मेरा जन्म एक दीर्घायु परिवार में हुआ, हालांकि इसकी महिमा फीकी पड़ गई है, लेकिन इसकी नींव अभी भी समृद्ध है। चेन झीक्सिंग ने थोड़ा सोचा। यदि उनका जन्म इस दीर्घायु परिवार में न हुआ होता तो इन कुछ तकनीकों को एकत्रित करने में ही अनगिनत वर्ष लग जाते। हालांकि शायद बहुत सारे विकल्पों के कारण चेन झीक्सिंग ने खुद को कुछ हद तक निर्णायक पाया। उदाहरण के लिए, ये 100 शुद्धिकरण स्वर्ण शरीर शास्त्र भौतिक शरीर को निरंतर परिष्कृत करने पर जोर देता है। इसे एक धर्मनिधि मानता है जिसे निरंतर गढ़ा जाना है। जब ये सिद्ध हो जाता है तो यह एक अमर स्वर्ण शरीर प्रदान करता है जिसकी सुरक्षा स्वर्ग को भी चुनौती देती है। लेकिन अभी तक चेन झीक्सिंग अभी भी युवा है और शारीरिक शरीर को बहुत जल्दी प्रशिक्षित करने से उसकी नींव को नुकसान हो सकता है। फिर सर्कुलेशन स्टार ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल है जो शरीर में स्टार पावर को खींचने पर केंद्रित है ताकि सभी 720 एक्यू पॉइंट्स में स्टार पावर का एक अंश मौजूद हो। एक बार सिद्ध हो जाने पर यह नंगे हाथों से तारा बादलों को चीरने की अनुमति देता है। इसके विवरण के अनुसार ये तकनीक प्रारंभिक अवस्था में कमजोर है और केवल तभी शक्तिशाली बनती है जब सभी 720 एक्यू पॉइंट्स को स्टार पावर से भर दिया जाता है, जिससे एक पूर्ण परिसंचरण स्टार मैप बनता है, जिससे पारस्परिक प्रतिक्रिया सुगम होती है और वास्तविक परिवर्तन होता है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, ये तकनीक अधिक कठिन होती जाती है। यहाँ तक कि इसके निर्माता भी जीवन भर के बाद केवल 600 एक्यू पॉइंट्स ही स्थापित कर पाए। सर्कुलेशन स्टार मैप की असली शक्ति काफ़ी हद तक इसके निर्माता के चिंतन में निहित है। जहाँ तक शरीर को परिष्कृत करने वाले अंतिम खजाना कौशल, बैल दानव स्वर्ग सहायक कौशल, का प्रश्न है, यह विशुद्ध रूप से एक शक्ति साधना पद्धति है। इस तकनीक में 99 स्तर हैं, जिनमें से प्रत्येक स्तर पर एक बैल दानव की शक्ति उपलब्ध होती है। जब 99 बैल दानवों के साथ सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है तो व्यक्ति धरती को हिला देने वाली शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा शक्ति के माध्यम से ताओ को सिद्ध कर सकता है। इन तीनों शरीर सुधार विधियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। मुझे इनमें से कौन सा चुनना चाहिए? चेन झीक्सिंग ने अनिर्णय की स्थिति में फंसकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक क्षण के बाद चेन झीक्सिंग को कुछ याद आया, अचानक रुक गए और फिर हंसे। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। पूर्ण स्तरीय समझ के साथ संकोच क्यों? वास्तव में केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं। जहां तक उसकी बात है, वह तीनों तकनीकें चाहता है। अचानक चेन झीक्सिंग को सब कुछ स्पष्ट हो गया। दोनों आध्यात्मिक शक्ति साधना विधियों को देखकर उसने भी अपना मन बना लिया। अगले ही पल चेन झीक्सिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, पहले 3 शरीर शोधन तकनीकों को समझना शुरू किया और उनकी शक्तियों को सीधे एक नई तकनीक में विलय करने का इरादा किया। ... पलक झपकते में 1 महीना तो देखते ही देखते बीत गया। इस महीने के दौरान कभी कभी अपने माता पिता के साथ पितृभक्ति का प्रदर्शन करने के अलावा चेन झीक्सिंग ने अपना अधिकांश समय इन 3 शरीर शोधन तकनीकों को समझने में बिताया। उन्हें समझने की कठिनाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। इन तीनों तकनीकों में से प्रत्येक प्रकृति की उत्कृष्ट कृति थी जिसे पूर्ववर्तियों ने अनगिनत वर्षों के श्रमसाध्य प्रयास के बाद बनाया था। चेन झीक्सिंग ने 3 तकनीकों को बलपूर्वक एक में संयोजित करने का प्रयास किया, जो कि सहज आदिम ताओशास्त्र से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। इस दिन चेन झीक्सिंग ने अपने माता पिता को दूर भेजने का बहाना ढूंढ लिया, जबकि वह अपने कमरे में तकनीकों को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी बात कौन थी। डिंग! आपने 1 महीने में 100 शोधन स्वर्ण शरीर शास्त्र, परिसंचरण तारा परिवर्तन मंत्र और बैल दानव स्वर्ग सहायक कौशल को समझ लिया है।
अपनी स्वर्ग विरोधी समझ और अथक प्रयास से आपने अंततः इन तीनों तकनीकों को बेल दानव परिवर्तन तारा शास्त्र में समाहित कर लिया है। बेल दानव परिवर्तन सितारा शास्त्र, शरीर में परिसंचरण सितारा शक्ति को प्रवाहित करें, एक अमर स्वर्ण शरीर बनाएं और शरीर के 720 एक्यू पॉइंट्स में से प्रत्येक में एक बेल दानव शक्ति बनाएं। मैंने ये किया है। चेन झीक्सिंग की आंखें खुल गईं, उनके चेहरे पर खुशी का भाव फैल गया। पूरे 1 महीने के बाद उन्होंने अंततः इन 3 तकनीकों को एक में मिला दिया। ऑक्स डायमंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार स्क्रिप्चर के विवरण को देखते हुए चेन झीक्सिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सिर हिलाया। इस नवनिर्मित बेल दानव परिवर्तन सितारा शास्त्र ने अपने मूल घटकों की सभी चमक को बरकरार रखा, जो चेन झीक्सिंग की आदर्श स्थिति को दर्शाता है। गहरी सांस लेते हुए चेन झीक्सिंग पालथी मारकर बैठ गया। उसके दिमाग में ऑक्स डायमंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार स्क्रिप्चर धीरे धीरे पहले पृष्ठ पर खुल गया। पहला एक्यू पॉइंट, लाओगोंग एक्यू पॉइंट। चुपचाप पाठ करते हुए चेन झीक्सिंग ने ऑक्स डायमंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार स्क्रिप्चर के अनुसार दुनिया से जुड़ना शुरू कर दिया। तुरंत ही चेन झीक्सिंग को महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है, फिर और धुंधली होती जा रही है। मेजें और कुर्सियां गायब हो गईं, भव्य हॉल गायब हो गया। यहाँ तक कि जीवेई पर्वत का संपूर्ण भाग भी दृष्टि से ओझल हो गया। उसके विचार अतुलनीय रूप से शांत हो गए, उसका मन एकदम स्पष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा के एक झोंके, प्रकाश की एक किरण, दुनिया में धुंध के एक टुकड़े में तब्दील हो गया हो। वह जहां भी देखता सब कुछ शून्य हो जाता। उसके शरीर के भीतर सभी 720 एक्यू पॉइंट खुल गए और अनंत आध्यात्मिक क्यूई उसकी ओर उमड़ने लगी। वह जन्मजात आदिम ताओ शरीर की शक्ति थी। स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो जाना, प्रकृति को परिवर्तित करना। धीरे धीरे उसके सामने शून्य में एक के बाद एक तारे उभरने लगे। जल्द ही अधिक से अधिक सितारे दिखाई देने लगे। अंततः ये घनीभूत तारे चेन झीक्सिंग की आंखों में एक लुभावने उज्ज्वल मनोरम तारों वाले आकाश में परिवर्तित हो गए। इस मनोरम तारों भरे आकाश के नीचे खड़े होकर चेन झीक्सिंग की आंखें विस्मय से भर गईं, क्योंकि इस तारों भरे आकाश की व्यवस्था सीधे शरीर के 720 एक्यू पॉइंट से मेल खाती है। अगले ही पल चित्र में लाओगोंग एक्यू पॉइंट पर स्थित तारे से अचानक तेज प्रकाश निकला, जिससे एक किरण बनी जो चेन झीक्सिंग की ओर जा रही थी। धमाका! एक पल में स्टार पावर की एक लहर उसके शरीर में उमड़ पड़ी और फिर जैसे ही चेन झीक्सिंग ने मंत्र को सक्रिय किया, यह उसके शरीर में प्रवाहित हुई और अंततः उसकी दाहिनी हथेली के लाओगोंग एक्यू पॉइंट में जाकर रुक गई। डॉट 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 डॉट। एक अनिश्चित समय के बाद चेन झीक्सिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। तारों से भरा विशाल आकाश गायब हो गया था और उसकी जगह उसके कमरे का परिचित दृश्य आ गया था। उसने अपनी दाहिनी हथेली की ओर देखा, जहां त्वचा के नीचे एक तारे का आकार धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस समय उसके लाओगोंग एक्यू पॉइंट के भीतर स्टार पावर अब लगभग 1% तक भर गई थी। बेल दानव शक्ति के निशान लाओगोंग एक्यू पॉइंट से फूट पड़े, जो उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे थे। इसके अलावा उसके पूरे शरीर में मांस और हड्डियों के माध्यम से एक सूक्ष्म स्वर्णिम दिव्य चमक चमक रही थी। यह अमर स्वर्ण शरीर का निर्माण था। मेरी शक्ति बढ़ रही है। चेन झीक्सिंग का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। जिसकी बात करें तो खजाना शरीर क्षेत्र का पहला स्तर का मूल्यांकन दोनों हाथों के लिए 500 पाउंड है। मुझे आश्चर्य है कि एक बार जब मैं पहला एक्यू पॉइंट पूरा कर लूंगा तो मुझमें कितनी ताकत होगी। चेन झीक्सिंग ने अपना सिर हिलाया और इस पर और अधिक विचार करने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह अपनी खेती जारी रखने वाला था, बेटा, हम तुम्हारे लिए मूंग की दाल की टिकिया खरीदने पहाड़ पर गए थे और वापस आ गए हैं। दरवाजे के बाहर से एक गूंजती ऊर्जावान आवाज गूंजी। अध्याय 10, उल्टी बीमारी, दिव्य संत महल से आगंतुक। चरमराहट। दरवाजा खोला गया। चेन त्यानलियांग और यंग शुआंगशुंग मूंग की दाल के केक का एक डिब्बा लेकर अंदर आए। चेन झीक्सिंग ने जल्दी से एक मासूम हैरान चेहरा बनाया और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, माँ, गले लगाओ। ठीक है, माँ तुम्हें तुरंत गले लगा लेगी। यंग शुआंगशुंग ने मूंग की दाल के केक नीचे रख दिए और चेन झीक्सिंग को अपनी बाहों में भर लिया। गुलाबी गालों वाले चेन झीक्सिंग को अपनी बाहों में देखकर यंग शुआंगशुंग खुद को और अधिक खुश होने से नहीं रोक सकी। आओ पिताजी, तुम्हें भी पकड़ लें। चेन त्यानलियांग ने बस अपना हाथ बढ़ाया। चेन झीक्सिंग ने जम्हाई लेते हुए कहा, माँ, मैं सोना चाहता हूँ। ये सुनकर यंग शुआंगशुंग ने चेन त्यानलियांग को बाहर धकेल दिया। चांद ऊंचा लटका हुआ था। यंग शुआंगशुंग ने चेन झीक्सिंग को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और धीरे से एक नर्सरी कविता गुनगुना रही थी। चेन झीक्सिंग के सो जाने के बाद यंग शुआंगशुंग अपने आप को रोक नहीं सकी और धीरे से उसकी कनपटियों को दबाया और आह भरी। त्यानलियांग की उल्टी बीमारी अधिक गंभीर होती जा रही है और जल्द ही पूर्वी प्रोफाउंड में बड़ी प्रतियोगिता होगी। हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर चेन झीक्सिंग, जो सोने का नाटक कर रहा था, थोड़ा हिल गया। वह लगभग इस बारे में भूल गया था। बीमारी उलट गई। ये शरीर में आध्यात्मिक क्यूई को संदर्भित करता है, जो कभी कभी उन्मत्त हो जाता है और मेरिडियन के माध्यम से पीछे की ओर भागता है।
कई साल पहले ईस्ट प्रोफाउंड में हुई महान प्रतियोगिता में चेन तियानलियांग मूल रूप से दिव्य यात्रा क्षेत्र में था और उसने प्रतियोगिता के दौरान रैंकिंग जीतने और चेन परिवार के लिए संसाधन समर्थन प्राप्त करने के लिए बलपूर्वक सच्चे स्व क्षेत्र में प्रवेश किया। परिणामस्वरूप हालांकि चेन तियानलियांग ने सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, लेकिन उसने अपने महान ताओ फाउंडेशन को घायल कर दिया, जिससे उसके शरीर में आध्यात्मिक क्यूई कभी कभी अनियंत्रित हो जाती थी और उसके मेरिडियन और डेंटियन के माध्यम से पीछे की ओर भाग जाती थी। हर बार जब उल्टी बीमारी बढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे लाखों सुइयां चुभ रही हों। दर्द अवर्णनीय था। और दर्द को एक तरफ रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक उलटफेर महान ताओ की नींव को बहुत नुकसान पहुंचाता है तथा सभी संचित आध्यात्मिक क्यूई को नष्ट कर देता है। इसके कारण चेन तियानलियांग की साधना में केवल एक स्तर का सुधार हुआ है तथा 10 वर्षों में वह बमुश्किल ही सच्चे स्व की द्वितीय परत तक पहुंच पाया है। उस समय चेन तियानक्सियोंग चेन तियानलियांग के अधीन हुआ करता था। चेन तियानलियांग चेन परिवार का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये वास्तव में उल्टी बीमारी के कारण ही था कि चेन तियानक्सियोंग ने चेन तियानलियांग को पीछे छोड़ दिया और अब चेन परिवार की दूसरी पीढ़ी के शिष्यों में शीर्ष स्थान पर मजबूती से विराजमान हैं। शायद चेन तियानजियांग द्वारा चेन तियानलियांग को निशाना बनाने के पीछे उन दिनों की वजह है जब चेन तियानलियांग ने चेन तियानजियांग का दमन किया था। इसके अतिरिक्त चेन झीक्सिंग के मन में एक साहसिक अनुमान था। शायद यही कारण है कि चेन तियानलियांग दक्षिण सागर गुप्त क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी तीव्र गिरावट आई और उसका साधना पथ पूरी तरह से बंद हो गया। और इसके बाद चेन तियानलियांग के स्वभाव में भारी परिवर्तन आया। क्या ये सभी इस उल्टी बीमारी से संबंधित हैं? पिता की उल्टी बीमारी एक टाइम बम है जिसका समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। चेन झीक्सिंग ने चुपचाप विचार किया। चाहे पिता पुत्र के रिश्ते के लिए हो या अपने स्वयं के विकास के लिए और सुरक्षा कवच की आवश्यकता के लिए, वह चेन तियानलियांग को लगातार पीड़ा देती हुई उल्टी बीमारी को नहीं देख सकता था। उल्टी बीमारी महान ताओ फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाती है। इसे ठीक करना बेहद मुश्किल है। जब तक महान दीर्घायु क्षेत्र से कोई कार्रवाई नहीं करता, केवल मेडिसिन किंग घाटी में मेडिसिन किंग ही इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन औषधि राजा अक्सर भटकता रहता है और अब सांसारिक कामों में शामिल नहीं होता। उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है और अगर मिल भी जाए तो उसे चेन तियानलियांग के लिए गोलियां बनाने के लिए राजी करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि चेन परिवार के धर्मग्रंथ मंडप में उल्टी बीमारी से निपटने के बारे में अभिलेख होने चाहिए। मैं इन अभिलेखों से शुरुआत कर सकता हूं और स्वर्ग विरोधी समझ का उपयोग करके उल्टी बीमारी को अस्थायी रूप से दूर करने और दबाने की तकनीक का अध्ययन करने का प्रयास कर सकता हूं। चेन झीक्सिंग ने चुपचाप सोचा और अपनी मां यंग शुआंगशुन की ओर देखा। इसके अलावा मुझे मां की खेती को बेहतर बनाने का भी तरीका ढूंढना है। चेन झीक्सिंग के दिमाग में कई योजनाएं उभरीं। ग्रेट कल्टीवेशन की समयरेखा के अनुसार मुख्य कहानी शुरू होने में अधिक समय नहीं लगेगा। उस समय चेन परिवार को एक भयावह संकट का सामना करना पड़ेगा। इस भयावह संकट के आने से पहले उसे न केवल अपनी खेती में सुधार करना होगा, बल्कि अपने माता पिता को भी मजबूत बनाना होगा। केवल जब चेन तियानलियांग और यंग शुआंगशुन मजबूत हो जाते हैं तो वे चेन झीक्सिंग की रक्षा कर सकते हैं, जिससे उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पिता की सबसे बड़ी समस्या उल्टी बीमारी है, जबकि मां की सबसे बड़ी समस्या उनकी साधना तकनीक है। आदिम शास्त्र बहुत कठोर और यांग उन्मुख है, मां के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जैसे ही चेन झीक्सिंग इन चीजों के बारे में सोच रहा था, वह धीरे धीरे सो गया। ... दिन बीतते गए और तारे आकाश में घूमते रहे। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। इस महीने के दौरान चेन झीक्सिंग ने अपना अधिकांश समय ऑक्सडेमन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार स्क्रिप्चर की साधना में बिताया। जन्मजात आदिम ताओ शरीर के सहयोग से उनकी साधना की गति अत्यंत तीव्र थी। पहले एक्यूपॉइंट लाओगोंग में स्टार पावर लगभग 30% तक पहुंच गई थी। उन्होंने इसका प्रयास तब किया जब आसपास कोई नहीं था। 300 पाउंड की देवदार की मेज को उसने एक हाथ से उठा लिया। चेन झीक्सिंग को संदेह था कि इस समय उनकी साधना पूरी तरह से खजाना शरीर की पहली परत तक पहुंच गई थी। जहां तक खजाना शरीर की दूसरी परत की 1000 पाउंड की ताकत का सवाल है, उसने सोचा कि जब तक वह पहले एक्यूपॉइंट लाओगोंग का शोधन पूरा कर लेता है, उसे स्वाभाविक रूप से खजाना शरीर की दूसरी परत में प्रवेश करना चाहिए। इन समयों के अलावा चेन झीक्सिंग असाधारण रूप से व्यस्त थे। उन्होंने चेन तियानलियांग से रसायन विद्या और चिकित्सा पर बड़ी संख्या में पुस्तकें लाने को कहा और लगातार उन अभिलेखों को जोड़कर उल्टी बीमारी के बारे में जानकारी दी। स्वर्ग विरोधी समझ की सहायता से उन्होंने धीरे धीरे एक ऐसी तकनीक खोज ली जो उल्टी बीमारी को अस्थायी रूप से दबा सकती थी। इस तकनीक को पूरी तरह से विकसित करने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चेन तियानलियांग की उल्टी बीमारी को दबाने की तकनीक खोजने के अलावा उन्होंने हॉट स्वॉट स्किल और रिफाइनिंग स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मिंग ब्रीथ मेथड को एक में एकीकृत करना शुरू कर दिया, जिसका लक्ष्य एक रिफाइनिंग गॉड स्किल बनाना था जो दोनों की शक्तियों को मिलाता हो। हालांकि चूंकि बहुत सारे छोटे मोटे मामले थे, इसलिए प्रगति काफ़ी धीमी रही।
और यंग शुआंगशुंग की साधना तकनीक के बारे में चेन झीक्सिंग के पास भी कुछ अंतर्दृष्टि थी। बस उसे इसे प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर की आवश्यकता है। डॉट 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 एक ही समय पर जिवेई पर्वत से ज्यादा दूर नहीं, जहां चेन परिवार रहता था, दो आकृतियां धीमी आवाज में बातचीत कर रही थीं। एक आकृति एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो ग्रे कोट पहने हुए था, सफेद बाल और दाढ़ी, लंबा पतला चेहरा और चमकदार स्पष्ट आंखें काफी प्रतिष्ठित दिख रहे थे। दूसरी एक सुंदर रूप और आकृति वाली युवती थी। इस महिला ने बैंगनी रंग का पैलेस गाउन पहना हुआ था, जिसकी पतली कमर को सफेद रंग के रिबन ने और भी उभार दिया था, जिससे उसका शरीर आकर्षक दिख रहा था और उसकी आकृति भी सुंदर थी। उसकी आंखों से नीचे तक एक पतला पर्दा उसके चेहरे को ढक रहा था। हालांकि बस उसकी क्रिस्टल सा साफ शरद ऋतु जैसी आंखों को देखो। ये कहना आसान था कि वह अद्भुत रूप वाली अद्वितीय सुंदरी थी। दुर्भाग्यवश उसकी भौहों में थोड़ी ठंडक थी, जिससे कुछ दूरी बन गई, जिससे दूसरों के लिए उसे सीधे देखना मुश्किल हो गया। महाराज, ये चेन परिवार है। एक समय चेन परिवार पूर्वी गहन क्षेत्र में शीर्ष दीर्घायु परिवार था। इसके पूर्वज चेन जुवानफेंग ने महानता हासिल की और उनके पास बेजोड़ तकनीकें थीं, लेकिन उनके रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के कारण चेन परिवार का पतन हो गया और दीर्घायु परिवारों के बीच उसका स्थान समाप्त हो गया। भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हालांकि इस बार चेन परिवार को अच्छी किस्मत मिली है, क्योंकि उनके यहाँ जन्मजात राजा मानचित्र के साथ 9 प्राचीन पैटर्न का जन्म हुआ है, जिसका नाम चेन झाओशिंग रखा गया है। तेजस्वी युवती ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई खास भावना नहीं थी और उसने शांति से कहा, हमारे दिव्य संत महल में वर्तमान के अमर ताओ वंश के रूप में महान प्रतिभा वाले अनगिनत व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत में महानता प्राप्त कर पाते हैं। वर्षों से कितने प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी असाधारण प्रतिभा पर भरोसा किया है और अंततः परिश्रम की कमी के कारण साधारण बन गए हैं। किसी व्यक्ति की उपलब्धियों को वास्तव में निर्धारित करने वाली चीजों में न केवल प्रतिभा बल्कि समझ, स्वभाव, दृढ़ता और बहुत कुछ शामिल है। महाराज सही कह रहे हैं, इसीलिए तो हम इस बार भेष बदल कर आए हैं, है न? चेन झाओशिंग का मूल्यांकन करने के लिए। अगर चेन झाओशिंग वाकई असाधारण साबित हुआ तो उसे दिव्य संत महल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने में हमें देर नहीं लगेगी। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उस खूबसूरत युवती ने दूर स्थित जीवेई पर्वत की चोटी की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि चेन झाओशिंग मुझे आश्चर्यचकित करेगा। उद्धरण